ओम श्री धन्वंतरे नमः। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, हेलो एंड गुड इवनिंग आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का आयुर्वेद जगत की इस अनोखी पहल, जी हाँ, आयुर्वेद विश्व का पहला आयुर्वेदिक पॉडकास्ट प्राणाभिसर गुरुकुल के इस सत्र में आप सभी का मैं वैद्य प्रतिभा पांडे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का यह सत्र तो अपने आप में विशेष है, क्योंकि आज हमारे साथ जो वैद्य यहाँ जुड़े हैं, इस सत्र के माध्यम से जिनका मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त होने वाला है, वह अपने आप में विशेष है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय वैद्य मुरली मनोहर सर की। सर के बारे में क्या कहें, जैसे कि सर के नाम का अर्थ है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ऐसा नाम है जिसके नाम स्मरण मात्र से हमारे अंदर एक उत्साह, एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। और यथा नाम तथा गुणम, सर के गुणों का विस्तार, सर के गुणों की चर्चा करने अगर हम जाएं, तो उस उत्साह और उस ऊर्जा का संचार मैं अपने अंदर भी महसूस कर सकती हूँ। क्यों? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सर न केवल आयुर्वेद शास्त्र में, बल्कि योग शास्त्र एवं साइकोलॉजी में स्नाकोत्तर शिक्षा सर ने प्राप्त की है। जी हाँ, साथ ही सर आयुर्वेद तंत्र एवं ज्योतिष शास्त्र की सहायता से रुग्णों की चिकित्सा विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं। सर का स्पेशलाइजेशन न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर्स, साइको डिसऑर्डर्स एवं बंध्यत्व, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सर को विशेष सिद्धि प्राप्त है। सर ने ये ठाना है कि दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय एवं सत्वाब्जय चिकित्सा, तीनों ही विधाओं से आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इसके प्रति सर पूर्णतः समर्पित हैं। और विगत कई वर्षों से 1000 से भी ज्यादा साइकिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर्स के केसेस सर ने सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं। और सर की सबसे खास बात, जी हाँ, हमारे हृदय में, हम सभी के हृदय में जिनका नाम लेते ही जिन्हें महर्षि के, जिन्हें कलयुग के पंचकर महर्षि कहा जाता है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परम आदरणीय स्वर्गीय वैद्य नाना जोशी सर जी की। सर उनके प्रिय शिष्य हैं। साथ ही हम सभी के परम सदगुरु, जिनके स्मरण मात्र से संहिता के प्रति प्रेम हम सभी के हृदय में जागृत हो जाता है, उनके अति प्रिय शिष्य हैं सर। जी हाँ, आप सब सही पहचाने, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय वैद्य तपन कुमार सर जी की। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से उद्भव हुए इन रत्न स्वरूप वैद्य का आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, यह हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत ही गौरव का विषय है। तो चलिए, सबसे पहले सर करबद्ध प्रणाम स्वीकार करिए मेरा। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई आयुर्वेद जगत में आने की, और आपकी ये जो तीनों विधाएं हैं जिनमें आपको विशेष सिद्धि प्राप्त है, ये अपने आप में खास है। मानस डिसऑर्डर्स हुए, न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर्स हुए, या हम बंध्यत्व इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बात कर लें, तो ये तीनों विधाओं को पकड़ने का, इनके पीछे जाने का आपकी क्या सोच रहा, क्या विचार रहा, हम सभी के साथ साझा करें। आप सभी को नमस्कार। आज गणेश चतुर्थी है और भाद्र मास का गणेश चतुर्थी होने के कारण ये दिन काफी महत्व का है। तो हम लोगों ने आज के दिन ये कार्यक्रम शुरू किया भगवान गणपति के नाम लेकर के। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये जो सेशन हमारा है ये काफी अच्छा हो और हम सभी आयुर्वेद चिकित्सा में और अच्छा विकास करें, ऐसा मंगल कामना है। बात जैसा कि सभी स्टूडेंट होते हैं, हम लोग बीए में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद कॉलेज में जो सीखते हैं वो तो सीखते ही हैं, पर जब प्रैक्टिस के लिए हम लोग जब उतरते हैं तो फिर लगता है कि यार अपने पास तो कुछ है नहीं। और तब शुरू होता है गुरुओं की तलाश, कहाँ सीखें कहाँ जाने। क्योंकि सबके पास दो ऑप्शन होता है, या तो किसी सेंटर पर जा करके और काम करना स्टार्ट कर दे और मामूली से कम वेतन पे काम शुरू करके धीरे धीरे एक एलोपैथिक सेंटर स्टार्ट कर ले। दूसरा होता है कि आयुर्वेद के लिए कुछ करे। तो आयुर्वेद के लिए कुछ करने के लिए आयुर्वेद को सीखना जरूरी है और सीखने के लिए फिर गुरु का होना जरूरी है। तो इस तरीके से गुरु के तलाश में हम लोग घूमना शुरू किए और धीरे धीरे करके एक भगवान धन्वंतरी की कृपा रही कि मैं महाराष्ट्र पहुंच गया। और जिनके बारे में मैंने सुन करके मैं गया, वो सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे सिखाया। फिर कुछ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, आयुर्वेद में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ इतने अच्छे तरह के केसेस भी ट्रीट होते हैं। इससे पहले क्या था कि हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि आयुर्वेद से ऐसा कुछ होता है। हम लोगों ने जहाँ पे मैं मेरे पढ़ाई हुई या जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पर मैंने देखा कि आयुर्वेद का मतलब लोग समझते थे कि
सेक्स डिसऑर्डर को ठीक करने वाला, कोई एकदम से चूरन शक्ति देने वाला, या कोई ऐसा, मतलब एक तरीके से कहे तो क्विक प्रैक्टिस करने वालों को ही लोग वैद्य समझते हैं। तो प्रश्न था कि आयुर्वेद इतना बृहद साइंस होने के बाद भी ये पुलिया के नीचे और इस तरह का जो भी कंटेंट आता है कि नपुंसक रोगी मिले, शुक्र धातु की कमी वाले मिले, सिर्फ यही आयुर्वेद है क्या? तो जब महाराष्ट्र जाना हुआ और फिर वहां पे उन लोगों के आशीर्वाद से देखने को मिला कि यार ये तो बहुत अच्छे अच्छे केसेस और जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल केसेस हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब कि आयुर्वेद में तो पोटेंसी है, अब हम लोगों में कमी है। तो खुद की कमी को कैसे दूर किया जाए? तो खुद की कमी को दूर करने का जो तरीका है उसमें है सबसे पहले कि सीखो और देखो। तो देखने की प्रक्रिया में बिहार से यूपी, यूपी से फिर धीरे धीरे करके मैं केरल तक गया, फिर मैं महाराष्ट्र तक गया। इस क्रम में बहुत सारी चीजें देखने को मिली और बहुत सारी चीजें देखने के बाद आया कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। पर जब संहिता गुरु आते हैं ना, तो फिर उनकी कृपा होती है, और कृपा ऐसा हुआ कि किस काम में आपका स्पेशलाइजेशन होने वाला है, किस काम में आपका स्पेशलाइजेशन होगा वो संहिता डिसाइड करती है। अब जब क्लिनिक में मैं बैठा तो पेशेंट ही इसके आने लगे, जमानत के पेशेंट आ रहे हैं, या फिर आपके पास दर्द के पेशेंट आ रहे हैं। और दर्द की स्थिति तो ऐसी थी कि जब प्रारंभिक प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरा अभी इंट्रोडक्शन इस तरह से नहीं था, हमारे जीवन में सदगुरु नहीं आए थे, उस समय परेशानी ये थी कि दवाइयाँ दो, काम कर रहा है, कुछ तो नहीं काम कर रहा है। तो ये वहाँ पर दिखती थी कि बहुत अच्छे-अच्छे कल, बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन पर रिजल्ट नहीं था। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके संहिताओं का अध्ययन और गुरुओं की आशीष से चीजें समझ में आने लगी, जो आयुर्वेद है वो प्रकट होना स्टार्ट हुआ। जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मा को आयुर्वेद स्वतः स्फुर्त हुआ। वैसे ही धीरे-धीरे जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तो स्फुर्त होने लगता है, चीजें समझ में आने लगती है, आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाता है और फिर आयुर्वेद सहज हो जाता है। सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि गुरु की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। और जैसे कि महाभारत में कर्ण ने ठाना था कि मैं सूत पुत्र हूं तो क्या हुआ, वो तो मेरे भाग्य की बात है, लेकिन कर्म तो मेरे हाथ में है। तो इसी तरह अगर आपने बताया कि कर्म करने से कि हम जो सीखेंगे, इसके साथ ही मैं बताना भी चाहूंगी कि सर अपने साथ अपनी जहां पर सर प्रैक्टिस करते हैं, वहां भी सर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विद्यार्थियों को और हम जैसे नए वैद्यों को सर अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा की महिमा तो आयुर्वेद में जितनी कही जाए उतनी कम है। सर मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर्स हैं, इनके केसेस आजकल कुछ विगत वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इनके पीछे क्या कारण है, आपका क्या विचार है? देखिए, आयुर्वेद में जैसा कि हम लोग जब फर्स्ट ईयर में पहले क्यों होती है, अर्थात जो प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। तो अभी के समय में क्या है कि हम लोग निदान को जानते हैं, प्रज्ञा अपराध को जानते हैं, और कई बार जान करके या अनजाने में जब भी हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। ये एक सीधा सा नियम है कि हम जानते हुए या अनजाने में हम यदि प्रकृति के नियम को तोड़ें तो हम बीमार हो जाएंगे। और न्यूरोस्पाइन की बात तो ऐसी है कि कई बार हमारे पास जो ज्ञान आता है वो गलत तरीके से आता है। जैसे कई बार व्हाट्सएप से आ गया, या कई बार जो मॉडर्न के डॉक्टर हैं उनके प्रभाव से हमें जो ज्ञानों की विसंगतियां हो जाती हैं, उसके कारण भी बीमारियां होती हैं। उदाहरण के लिए आप किसी भी एलोपैथिक शॉप पर चले जाओ या एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाओ, तो वहां लिखते हैं कि हरे पत्तेदार शाक सब्जियां खाएं। और आप जानो कि पत्तेदार सब्जियां जितनी हैं, सारे के सारे शाक नेत्र को खराब करने वाले हैं, जीवंती को छोड़ दीजिए तो। तो कई बार क्या है कि लोग जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही सही सेवन तो कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता नहीं है और उसको बता दिया कि आपको 3 लीटर पानी पीना है या 4 लीटर पानी पीना है, अब वो अम्बूपान लगातार कर रहा है। अम्बूपान ज्यादा करने से मज्जा दुष्टि हुई, मज्जा दुष्टि होने से मनगे का प्रॉब्लम आ गया। तो इस तरीके से जब तक आप पेशेंट के हेतु को ना देखो, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। एक और उदाहरण से समझाते हैं। आजकल मनके का दर्द का पेशेंट कौन है? लड़कियां, जो भी एकदम महज 15-18 साल की, या लड़के जो 12-15-18 साल के हैं वो, या फिर जो जिन्हों का जॉब आईटी सेक्टर में है, कंप्यूटर सेक्टर में है, इस तरह के लोगों को दिक्कत आ रहा है। और एक कॉन्सेप्ट है कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी का, पोस्चर गड़बड़ होने का उनको दर्द हो रहा है। पर एक बात आप समझो कि जो गांव में ग्रामीण परिवेश के लोग हैं,
वो तो उकड़ू मार करके पूरे खेत काट डालते हैं हथियार से। उन्हें पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं होती, सर पर बड़ी-बड़ी बोझें लेकर के वो खेत से अपने घर तक जाते हैं, उन्हें पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलता। तो ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी आखिर क्यों हो रहा है, ये विषय आयुर्वेद का होता है। और फिर इसका जब हम लोग एक बार हेतु देखते हैं, तो हेतु मिलते हैं। जैसे चरक में सुश्रुत में कहा गया है कि चमकीली और महीन दृष्टि की चीजें देखने से, यानी बहुत पतली या छोटी-छोटी चीजों को, यदि चमकीली चीजों को हम देखेंगे, तो उससे नेत्र नेत्र में होने वाला मज्जाधारा कला दृष्टि होगा, और मज्जा आरोही सिद्ध कला जो है वो सीधे ग्रहणी को दृष्टि करता है, फिर वहां से आपके मनके का प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरीके से हेतुएं इतने सारे बढ़ गए हैं। दूसरा, जैसे आप देखो कि पंच ज्ञान इंद्रियां हमारे पास हैं, इन इंद्रियों का यदि हम अति योग करते हैं तो हमें कोई ना कोई तो विकृति आएगी। अब वो खवैगुण्य जहां बने, तभी क्या है, जैसे ज्यादा देर तक ईयरफोन यूज करे कोई, ज्यादा देर तक कोई बोलने का काम करे, या बहुत देर तक महीन चीजों को पढ़ने का काम करे, तो वहां पर क्या हुआ कि इंद्रियों के अति योग होने के कारण से खवैगुण्यता बना और बात प्रकोप हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण बनते हैं। एक संक्षेप में बता पाना तो बहुत मुश्किल है, हमें लगता है कि इसको बताना हो तो काफी समय चाहिए, क्योंकि लगभग केसेस में हेतु बदल जाते हैं। लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं, नजरिया क्या होना चाहिए। पर ये केसेस बढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे, क्योंकि डर्मा के केसेस यदि है, स्किन के लिए भी स्टेरॉइड चल रहा है, स्टेरॉइड खाने से एवियन के केसेस बढ़ रहे हैं। एवियन मतलब कि कूल्हे का हड्डी या कहीं भी दो हड्डियां जो हैं आपस में संधियां हैं, वहां पे सड़न पैदा हो गया, तो वो एवियन है। जनरली वो फीमर और आपका के पास वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो वो क्या है कि ड्रग इंड्यूस्ड हो गया। कई बार क्या है कि त्वचा रोग को सप्रेस करने से आपको स्पाइन के प्रॉब्लम आ जाते हैं, कई बार डाइजेशन से कारण आ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं, उसको देख करके हमें फिर ट्रीटमेंट करना होता है, तो उससे फायदा। एक्चुअली सर, अब जैसा कि हमारे यहाँ बताया ही गया है कि हेतु मिथ्या आहार विहार अगर हम करेंगे तो ये बहुत बड़ा हेतु है। कालार्थ कर्म इंद्रियाणाम, मतलब जिस काल अर्थ और इंद्रियों का कर्म का अगर प्रज्ञा अपराध करेंगे, ये सब तो चिकित्सा में वर्णित ही है। सर, जैसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि मैंने देखा है लोगों को, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो सर आते हैं लोग, उनके पास उनके पूरे ट्रीटमेंट रहता है, लेकिन उनका हमेशा ये सवाल होता है, मैम क्या आयुर्वेद में न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर्स की चिकित्सा संभव है कि हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी करवाते रहना पड़ेगा और हम आयुर्वेद भी लें? तो सर ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक्यूट पेन भी जो उठता है, इसमें बहुत शार्प पेन उठता है कई डिसऑर्डर्स में, तो हम इनको कैसे मैनेज करते हैं? क्या संभव है सर? बिल्कुल संभव है कि आप स्पाइन को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हो आयुर्वेद के द्वारा। दो चीजें ध्यान देना है। पहला ध्यान देने वाला विषय ये है कि हम सभी रोगाध्याय से खोजते हैं बीमारी को। जैसे अर्थ रोग के पेशेंट आया, बोला कि सर ब्लीडिंग हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो मैं अर्थ रोगाधिकार खोला, वहां से मेडिसिन उठा के दिया। पर न्यूरो स्पाइन के केसेस में क्या है कि ये पूरे आयुर्वेद संहिता में है। अब ये इतना ब्रॉड चैप्टर है कि इसको आचार्य ने एक अध्याय या एक पेज या एक श्लोक नहीं दिया, पूरा ग्रंथ ही दे दिया कि लो भैया देख लो, इसमें आप खोज दो। अब एक उदाहरण देते हैं, थोड़ी सी आप संप्राप्ति को देखना चाहोगे तो वहां से आप चीजें समझना शुरू कर दोगे कि स्पाइन डिसऑर्डर के जो केसेस, इसके लिए कोई चैप्टर डेडिकेटेड नहीं है, ना चरक में, ना सुश्रुत में, ना वाग्भट में, ठीक है। लेकिन मन्याशूल, कटिशूल, इस तरह के शब्द आपको अन्य अन्य बीमारियों के लिए मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि ये एक स्वतंत्र व्याधि ना होकर के यह एक परतंत्र व्याधि है, या किसी और व्याधि के कारण इसमें दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अब इसको जैसे समझना आप चाहो तो हम लोग क्या सोचते हैं कि रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है, तो वहां के बोन में कोई प्रॉब्लम आ गया है। पर हम जानते हैं ना कि रक्त से रक्त, मांस फिर अस्थि, तो अस्थि तो बहुत लेट की संप्राप्ति है, तो वहां तक तो जाता ही नहीं मामला, मामला तो पहले ही रहता है। तो वहां पर जब हम लोग उस चीज को नहीं ठीक से समझ पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अस्थि मज्जा पाचक दे रहे हैं, अस्थि के लिए लाक्षादी गुगुल चला रहे हैं, इस तरह के कल्प देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वहां पे चूंकि मॉडर्न वाले कैल्शियम यूज करते हैं, भाई कैल्शियम का अल्टरनेट हमारे पास क्या है, तो हरसिंगार है या हड़जोड़ है, इस तरह की चीजें हम सोचते हैं, पर वो गलत है। क्यों गलत है? थोड़ा सा आप इसको एक बार, एक मैं आप लोगों को झलक दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से संप्राप्ति इसकी बिगड़ती है। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे पास, इन ज्ञान इंद्रियों में से किसी एक का हमने अतियोग कर लिया, ज्यादा देर तक मोबाइल चला लिया, ज्यादा देर तक गाना सुन लिया, ज्यादा देर तक मैंने बोल लिया, या इस तरह का कुछ भी किया, तो इससे क्या होगा
ख वैगुण्यता डेवलप होगी। अब जैसे ही ख वैगुण्यता डेवलप होती है तो जिस स्रोतस में जाएगा वहां की विकृति उत्पन्न करता है। ये तो क्लियर है यहाँ तक। अब चूंकि हेतु का सेवन हमने नेत्र से किया है तो नेत्र में क्या होता है, मज्जा सिद्ध आरोही होता है। अब जैसे ही मज्जा सिद्ध आरोही डिस्टर्ब हुआ तो हम क्या जानते हैं कि मज्जा का मल को स्नेह देना काम है। कोई भी हमारे मल में स्नेह का होना मज्जा का काम है। तो आंखों के अंदर ड्राइनेस उत्पन्न होने लगता है। अब ड्राइनेस उत्पन्न होगा तो फिर क्या होगा, तो पेशेंट में कई बार आप देखोगे कि डिप्रेशन के कंडीशन बन जाते हैं। बहुत देर तक मोबाइल चला रहा है, डिप्रेशन हो गया। बहुत देर तक मोबाइल चला रहा है, नेत्रदाह हो रहा है। कई बार ड्राई आई के कंप्लेन आने लगते हैं। तो ये एक कंप्लेन बना। लेकिन यदि यहाँ पे भी व्यक्ति नहीं रुका तो क्या होगा कि मज्जा का अब फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ग्रहणी है, तो ग्रहणी दृष्टि हो जाएगी। और जैसे ही ग्रहणी दृष्टि होगी तो आप जानो कि मज्जा का गुण क्या है, मल को स्नेह देना। तो मल से स्नेहांश गायब हो जाएगा, तो स्टूल रुक्ष हो जाएगा। अब हार्ड स्टूल हुआ तो पेशेंट को विबंध बना। अब विबंध बन रहा है तो अब देखिए यहाँ दुर्भाग्य की चीज है कि जैसे ही कॉन्स्टिपेशन हुआ और वो पहुंचा डॉक्टर के पास, बोला सर मुझे दर्द भी हो रहा है, पेट भी साफ नहीं हो रहा है। तुरंत किसी ने उठाया और पेन मांसोपोइड क्रीमाफिन या कोई इस तरह की मेडिसिन मॉडर्न की दे दी, या आयुर्वेद में कोई हमने रुक्ष विरेचक जैसे पंचकाल वगैरह हमने दिया। अब क्या है कि वहां तो स्नेहांश की कमी थी, और फिर से स्नेहांश को मैंने कम करने के लिए रुक्ष विकल्प दे दिया, तो क्या होगा, अब पेशेंट को पेन बढ़ जाएगा। तो पेशेंट बोलेगा कि सर दवा तो खाएं, पेट साफ भी हुआ, लेकिन सर दर्द में आराम नहीं हुआ। तो हम परेशान होते हैं, या हम सभी परेशान होते हैं कि यार अब क्या करें। तो हम सुल्तान गूगल देखते हैं या कोई इस तरह की कल्पनाएं स्टार्ट करते हैं देखने के लिए। तो फलश्रुति में मिलेगा तो सुल्तान गूगल के कि ये दर्द को ठीक कर रहा है, लेकिन दर्द नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमें तरीके को समझ, फिर इस हेतु विपरीत कर दो तो एकदम है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे दोगे, 2 या 3 दिन में ही आप उसको अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। लेकिन प्रक्रिया उसकी इसी तरीके से होती है। सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। हाँ सर, थोड़ा सा आपका नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी। वाकई सर हमको एक नया दृष्टिकोण मिला है। और ये बात तो सही है कि आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह से देखना और मॉडर्न को मॉडर्न की तरह से देखना ये बहुत जरूरी है। शायद जो हम लोग बेसिक मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं कि अगर पेन है, लंबर पेन है या बैक पेन है तो उन्होंने कैल्शियम दिया तो हम भी उसी राह पे चल पड़ते हैं। हमारी संप्राप्ति बिल्कुल डिफरेंट है और ये दृष्टिकोण हमें हमारे दिमाग में हमेशा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं तब संहिता के अनुसार हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसी के चलते मेरा एक और क्वेश्चन था सर, जैसे कि एमआरआई रिपोर्ट्स लेकर लोग पेशेंट्स आते हैं तो हम डिस्क बल्ज वगैरह उसमें डायग्नोसिस में आता है, प्रोट्रूजन आता है, तो इसके जो लक्षण होते हैं वो हमारी संहिता में वर्णित जो ग्रदसी रोग है उससे काफी हद तक सामंजस्य उनका मिलता है, काफी सिमिलैरिटीज मिलती हैं। अब अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो वात गजांकुश रस जो हमारी एक मेडिसिन है जिसकी फलश्रुति में ये लिखा गया है कि 7 दिन में ग्रदसी रोग में हमें फायदा देखने को मिलता है, लेकिन जब हम ये चीज यहाँ अप्लाई करते हैं पेशेंट्स में तो ऐसा आमतौर पर नहीं देखा जाता। तो इसके पीछे हमें कैसे सोचना चाहिए इसके बारे में? जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि हेतु पर हमें ध्यान देना है। अब इसके बाद से थोड़ा सा उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊं तो जब मज्जा धातु हमारी दृष्टि हुई तो मज्जा का मूल स्थान कहाँ है, यदि आप देखोगे तो अस्थि और संधि में मज्जा रहता है। तो जब अस्थि और संधि में, संधि का मतलब कोई भी संधि, मांस मांस की संधि हो, मांस मेद की संधि हो, मेद अस्थि की संधि हो, अस्थि मज्जा की संधि हो, यानी कोई भी 2 संधि हमारी ग्रंथ में विकृति उत्पन्न हुई और ये मज्जा हमारे किसी भी ज्वाइंट को जाकर के प्रभावित करना शुरू कर दिया। और जब ऐसा होगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि मर्माणी नाभांसी राजस्थानी उसकी आप लोग पढ़े हैं, लोग को आप लोग जान आवाज नहीं आ रही है सर। जहां जहां आवाज आ रही है क्लियर मेरी? जी प्रतिभा आप म्यूट है सर, बीच बीच में दिक्कत आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज?
सर अभी आ रही है हाँ आपको? सर, हाँ सर, अभी आ रही है, अभी आ रही है। आ रही है। ओके, देखिए मेरा ये कहना था कि जहां जहां पर मज्जा है, तो मज्जा का मूल स्थान कहाँ है? तो अति और संधि। तो संधि कहाँ कहाँ है? तो किसी भी दो वस्तुओं को जोड़ने का या जुड़ने का जो स्थान है उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखो तो हड्डी हड्डी जुड़ रहा है, आपका अस्थि मांस जुड़ रहा है, मांस सिरा जुड़ रहा है, सिरा स्नायु जुड़ रहा है, यानी जहां भी ज्वाइंट है वहां पर मज्जा है। और जहां जहां मज्जा है वहां वहां पर आपका संप्राप्ति बिगड़ सकता है। लेकिन अब हम लोग श्लोक पढ़ते हैं मर्म के लिए, तो पढ़ते हैं मर्मानिराम मानसिरा स्नायु। इसका मतलब क्या है कि आगे जाकर बोलते हैं वो यहाँ यहाँ मर्म है प्राण तिष्ठन्ति, वहां वहां प्राण भी रहता है। यानी जहां जहां पे संधियां सर जहां जहां पे मर्म है वहां वहां पे मज्जा है और वहां वहां पे प्राण है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस लिहाज से जब हम लोग आगे चलते हैं तो वहां पे हम लोगों को बहुत सारी संप्राप्तियां फिर आगे देखने को मिलती है। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट डिप्रेशन के थ्रू बैक पेन लेकर आ रहा है, कई बार पीरियड के थ्रू बैक पेन होकर आ रहा है पेशेंट के पास। और जहां हम लोग रिपोर्ट्स देखें और रिपोर्ट्स देखने के बाद हमारे पास आया कि यार इस पेशेंट के डिस्क बल्ज हो गए। डिस्क बल्ज का मतलब क्या होता है कि जो हड्डियों के बीच का स्पेस है वो कम हो गया, और जो हड्डियों को बांध कर रखने वाला हमारे पास सीरा कंडरा स्नायु वगैरह है उनमें विकृति आ गई है। इसीलिए आप लोग देखना जैसे हम लोग कपिंग करते हैं, वेट कपिंग करते हैं या रक्त मोक्षण करते हैं तो आराम आ जाता है। क्यों? क्योंकि रक्त का उपधातु कौन है और उपधातु ही उसको बांध करके रखा हुआ है, अस्थियां अपनी जगह पर प्रॉपर बनी रहे, इसके लिए तो उसका रिस्पॉन्स है। इसीलिए जब हम रक्त मोक्षण करते हैं तो हमको रिजल्ट आता है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जैसे सपोज एक ये हड्डी है और एक ये हड्डी, दोनों के बीच से एक नर्व निकल रहा है और दोनों हड्डियों के बीच का स्पेस हो गया कम। अब जैसे स्पेस कम हुआ तो ये नर्व दब गया और ये नर्व जहां तक जा रहा है वहां तक पेन जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसके बीच के स्पेस को ठीक करना होगा। जब तक यहाँ पे आकाश को ठीक नहीं करेंगे, अवकाश नहीं उत्पन्न करेंगे, तब तक ये नर्व दबा रहेगा। जैसे दरवाजे में मानो तो मेरी उंगली दब गई है और मैं पेन किलर दोगे तो नहीं काम करेगा, यहाँ पे चाहे आप अफीम का ही योग दे दो नहीं काम करेगा। जब मेरी उंगली बाहर निकाल दी जाएगी, अब ये कुचल गया है तो इसके लिए व्रण की चिकित्सा कर दो या रक्त की चिकित्सा कर दो या रक्त का उपाय कर दो, जो भी उपक्रम हम लोग करेंगे उससे फायदा होगा। तो बात गजांकुश काम करता है, लेकिन तब जब पहले हम पोस्टर को ठीक कर दें, रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट को ठीक कर दें और वहां जो स्पेस कम हुआ है उसको पहले ठीक कर लें, उसके बाद अब जो नर्व डैमेज हुआ है उसके लिए बात गजांकुश है, ना कि वो पहले हमें दे देना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये बात से शायद समझ जी में आ गई होगी। जी सर, जी सर। कुल मिलाकर सर हेतु संप्राप्ति समझना बहुत जरूरी है। बहुत उसके जरूरी। बाद संहिता के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देंगे तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सर असल में देखिए अपने यहाँ क्या हुआ कि हम लोग औषधि के आधार पर बीमारी पड़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि अमुक दवाई तो ये अमुक अमुक बीमारी में चलती है, लेकिन वो बीमारी किस कंडीशन में डेवलप होता है वो नहीं देखते। जैसे आप उदाहरण देख लो, कर्ण रोग का आपको बहुत ज्यादा निदान पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत संक्षेप में है, लेकिन कान की बीमारियां तो बहुत सारी हैं। क्योंकि आचार्य जानते हैं कि जो अर्थ रोगाधिकार के जितने भी हेतु हैं, जितने भी निदान हैं, वही कर्ण रोग के बनते हैं। तो उन्होंने वहां पे इंडिकेट तो करके हमें छोड़ दिया कि भैया देख लो तुम्हें इस तरीके से दोष आना चाहिए समझ, दृश्य आना चाहिए समझ, कैसे अनुबंध हो रहा है समझ में आना चाहिए, फिर चिकित्सा तो आप कर लो। इसीलिए आप देखना कि कह रहा हूँ कि जैसे आप देखो कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि बहुत संक्षेप में एक या दो लाइन उसके लिए दिया गया, जैसे कूनक है या कर्ण रोग है या कुछ भी। तो वहां पर क्या है, जैसे हम कर्ण रोग को देखते हैं तो कर्ण रोग में जितने भी हेतु हैं, निदान है, वो सब अर्थ रोगाधिकार बने हैं। अर्थ रोगाधिकार की सारी दवाइयां कर्ण रोग में उपयोग में आती हैं। यदि हम ठीक से संप्राप्ति समझ लें तो औषधियों का प्रयोग हम कहीं का कहीं भी कर सकते हैं और रिजल्ट आएगा। जैसे कंकायन बटी अर्श, कंकायन बटी अर्श भल्लासक का योग है, तो उसका आप प्रयोग जीर्ण प्रतिश्याय में कर सकते हो, ट्यूबल ब्लॉक में कर सकते हो, यदि आपको ये हेतु पता है। क्योंकि आप देखोगे उसमें तो जिस पेशेंट को बहुत बार बार सर्दी जुकाम बन रहा है उसमें ट्यूबल ब्लॉक होने के संप्राप्ति बढ़ जाते हैं। और वैसे केसेस में यदि आपको हिस्ट्री मिल गया तो आप वहां पे कांकायन बटी का प्रयोग करके आप ठीक कर सकते हो।
वैसे ही अन्य बीमारियों के लिए फूनक है या नस की प्रॉब्लम है, तो वो संप्राप्ति हमें पीछे से पढ़ करके हम लोग आ रहे हैं, निवारण स्थान के लिए दिया गया है, सूत्र स्थान दिया गया है, तो इससे हमें वहां से उसको देखना होता है। सर ये कर्ण रोग की श्रृंखला में ही एक सवाल इसी से जुड़ा ले लेते हैं। सर जैसे कर्णनाद टिनिटस जिसे हम यूजुअली बोलते हैं, इसमें इसी से रिलेटेड है कई केसेस आते हैं, इसमें हम सारेवादी वटी आदि का प्रयोग करते हैं, कर्ण पूरण भी करते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता है उतना। तो इसके पीछे जैसा आपने काफी कुछ बताया, लेकिन इसके कर्णनाद के स्पेसिफिकली हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए सर, कैसे इसके बारे में सोचना चाहिए? देखिए इसमें पहले दो चीजें ध्यान देनी है। पहला ये कि कहीं नर्व डैमेज तो नहीं हो रहा है। यदि नर्व डैमेज हो रहा है या कर्ण रो नाद ही है प्रॉपर, तो कर्ण पूरण वगैरह से लाभ आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट को कान की प्रॉब्लम होती ही नहीं है, उसको प्रॉब्लम कहीं और की, जैसे अतत्वा विन्वेष चैप्टर आप पढ़ोगे या कोई और मानव के रोग पढ़ोगे, तो वहां पर आप देखोगे कि पेशेंट को मिथ्या ज्ञान होता है। वैसा ही मिथ्या ज्ञान कर्णनाद में होने लगता है। पैसे के तुम जब आप सारी वाद्या वगैरह दोगे तो नहीं काम होता है। तो वहां हमें अन्य कल्पों के बारे में विचार करना चाहिए। जब भी हमारी क्लिनिक में पेशेंट आए और पहला जो उसका कंप्लेन है, जैसा कोई पेशेंट है और उसने बोला कि मेरे को सर में दर्द होता है, हमें माइग्रेन है, तो ठीक है आप उसको नोट कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आपने माइग्रेन का चिकित्सा अप्लाई किया और रिजल्ट नहीं आया, मतलब कि हेतु छुपा हुआ है, तो वो हेतु आपको ढूंढना होगा और ढूंढ करके उसको ठीक करना होगा। जैसे आप देखो कि स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं या ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हैं और इनको माइग्रेन के अटैक्स आ रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे हेतु हम लोग देखते हैं, पर एक हेतु ऐसा है जो हमेशा छूटता है। उनसे पूछो रिटेंशन ऑफ यूरिन की हिस्ट्री क्या है, कैसा मूत्र को रोकने की प्रवृत्ति तो नहीं है। क्योंकि यदि मानो ऑफिस है और ऐसा है जहाँ पे कॉमन टॉयलेट है, जिस कारण फीमेल नहीं जाती है और बहुत देर तक पेशाब को रोक के रखती है, तो मूत्र रोकने से सिरा शुरू होता है, तो पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेकर आएगा कि माइग्रेन हुआ है। लेकिन हमें चिकित्सा जो देना है वहां पे मूत्र को रोकने वाली जो चिकित्सा बताई गई है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 13 अवधारणीय वेग, उसकी चिकित्सा हमें वहां अप्लाई कर देनी है और उससे रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे आप सीधा सुलादी वज्र दस दे दो, गुदंती दे दो, तो वो रिजल्ट नहीं देता है। तो हेतु को ठीक से समझना है, फिर हमें लक्षण को एनालिसिस करना है, फिर चिकित्सा आती है। तो ड्रग से हमें, औषधियों से हमें रोग तक नहीं पहुंच करके हमें रोग से औषधियों तक जाना होगा, तो फिर हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और हम लोग उसको ठीक कर पाते हैं। यही खास बात होती है एक परम, एक मेधावी, एक दक्ष गुरु की। जैसे कि मैं जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप इतने सिंपली उसके आंसर दे रहे हैं कि मुझे लग रहा है अच्छा ये इतना सिंपल था, लेकिन मुझे पता है कि कितने सालों की मेहनत और कितने ज्ञान, कितना संहिता का पाठन आपने किया है, और हमारे गुरुवर की जिस तरह की आप पर कृपा रही है। लेकिन आप इतनी सरलता के साथ हर आंसर दे रहे हैं सर, हम लोगों का, मुझे यकीन है कि यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। सर हम न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर से अब चलते हैं थोड़ा सा मानस डिसऑर्डर्स की तरफ, जो कि आपका एक विशेष जिसमें आपको सिद्धि है। सर अतत्वाभिनिवेश हम लोग पढ़ते हैं चरक संहिता में। आज के परिप्रेक्ष्य में सर हम उसको कैसे समझ सकते हैं? क्या आज ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं? उनमें क्या लक्षण होते हैं? हमारी अप्रोच क्या रहती है? किस तरह के केसेस का सामना आपने किया है सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। हेलो जी। ओके, देखिए अतत्व होती ही नहीं होगी। 3-4 बीमारियों को लेकर मैं बहुत इंश्योर था कि यार गुल्म ऐसा कैसे होगा, और यदि गुल्म हो गया तो मैं पूछता था अपने फ्रेंड लोगों से, बोलते पेंटोप्राजोल का इंजेक्शन दो, गुल्म ठीक हो जाएगा। तो सोचा यार जिसके लिए एक पेंटोप्राजोल काफी है, उसके लिए अचानक इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिख डाली है। वैसा ही अतत्वाभिनिवेश जब मैं देखा तो मुझे लगता था कि यार इसके पेशेंट कैसे होते होंगे। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करने आते हैं और प्रैक्टिस करने बैठते हैं, तो समिता जब हमसे कनेक्ट होता है तो बताती है देखो यहाँ पे मैंने ये चीज लिख के रखी है तुम्हारे लिए। तो वाकया ऐसा है कि जैसे पेशेंट आया और पेशेंट आने के बाद से एकदम से उसका बिहेवियर ऐसा हो कि आप जब अतत्वाभिनिवेश के बाद संप्राप्ति देखना, संप्राप्ति में आपको मिलेगा कि पेशेंट को मिथ्या ज्ञान होता है, अति योग, हीन योग, मिथ्या योग से है। हेतु देखोगे तो दोषों का धारण करना, बहुत कॉमन दोष है, ठीक है, रज है, तम है और वहां पे त्रिदोष, ये तीनों की इन्वॉल्वमेंट है। बट पेशेंट का पिक्चर कैसा होगा? पेशेंट हमारे पास आएगा तो थोड़ी ना बोलेगा तत्वाभिनिवेश हुआ है भैया हमें चिकित्सा कर दो। तो वहां हमें समझना होता है कि ये जो पेशेंट हमारे पास आया है ये किस तरीके से कंप्लेन देगा। उदाहरण के तौर पर मिथ्या ज्ञान, अब मिथ्या ज्ञान का एक उदाहरण देते हैं।
पेशेंट मेरे पास एक लड़की थी और लगभग उसने एजुकेशन लिया और फिर वो गई पढ़ाई करने के लिए बाहर, कॉलेज में एडमिशन हुआ। कॉलेज जाने के बाद उसे थोड़े दिन तक लगा कि मैं यहाँ से हूँ, मैं रेस को लेकर के नहीं होता, जाति को लेकर के, किसी को अपने कॉम्प्लेक्शंस को लेकर के एक खराब फील आना उसको स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे उसने घर वालों से बात किया कि मैं यहाँ ही रहूंगी, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है। तो बोला बोला हेलो क्या सर हुआ? आवाज नहीं तो आई नहीं, लोग आपकी। मुझे देख करके इग्नोर किया। सर हेलो आवाज नहीं आई आपकी। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? नहीं सर, बीच में फिर से ब्रेक हो गया था जब आप उस लड़की का केस स्टार्ट ही कर रहे थे सर, तो एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। जी सर। ओके ओके ओके। देखिए, एक पेशेंट के थ्रू आपको बता रहे हैं। पेशेंट थी मेरे पास, जो लड़की बीटेक में एडमिशन लिया और बीटेक में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज एडमिशन हुआ, वहां लिए गए। वहां जाने के बाद क्या हुआ कि पेशेंट को ये महसूस होने लगा कि मैं इस तरह की हूँ, मतलब मैं थोड़ी कम सुंदर हूँ या सभी लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं पढ़ने में अच्छी हूँ। तो ये उसके मन में धारणाएं बननी शुरू हुई और जब वो घर में बताती थी कि लोग मुझसे जलते हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और मैं लोगों की बातों को सुना है, इस तरह की चीजें जब वो बतानी शुरू हुई, यानी हेलुसिनेशन उसको होने लगा, उसको भ्रम पैदा होने लगा। घर वालों ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे लड़की ने अपने आप को बंद कर लिया, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना और एकदम साइलेंट हो जाना। फिर उसमें कई बार क्या होता है, आप देखोगे तो अतुत्वा का पेशेंट रिएक्ट नहीं करेगा, चुप हो जाएगा। मजाक की बातें हुई, सभी हंसे तो वो चुप बैठा रह गया, हंसा ही नहीं। कई बार खुद से बात करेगा, कभी अकेले बैठ करके हंसेगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कि हम इस पेशेंट में उन्माद की चिकित्सा करें या हम अतत्व विन्वेष की चिकित्सा करें। लेकिन अतत्व विन्वेष में कुछ बहुत बेसिक आपको ऐसे लक्षण हैं जो आएंगे ही आएंगे यदि आप अतत्व विन्वेष के केस को देखोगे तो। सबसे पहला कि पेशेंट के अंदर बुद्धि की दृष्टि होती है। तो बुद्धि का दृष्टि होगा तो निश्चय करने का क्षमता बुद्धि का होता है, तो निर्णय नहीं कर पाएगा, खुद में ही उधेड़ बुन में पड़ा रहेगा, अपने बारे में सोचता रहेगा, लेकिन वो प्रॉपर निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरा, उसके थॉट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके विचारें डिस्टर्ब हो जाएंगी। कई बार क्या होगा कि उसको ये फील होगा कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। कई बार उसको लगेगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ। कई बार उसे लगेगा कि मुझे मारने के लिए यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, या कई बार लोगों को अपने बच्चों पे, पत्नी पे, भाई पे, दोस्त पे शक होना शुरू हो जाता है। और फिर इसमें इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल, सो के उठा सुबह तो सब इन्वेस्ट हो गया। ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, साल 2 साल 3 साल तक भी हो सकता है कि हो, कम से कम 1 महीने तक तो इस तरह की स्थिति बने तो आप इसको अतत्व विन्वेष कंसीडर में ले सकते हो। मृत्यु का भय होना, और अतत्व विन्वेष में भी पेशेंट को लगता है कान में कोई बोल रहा है। इससे कई बार पेशेंट बोलते हैं ना कि माता जी आ गई, या मेरे पर अमुक देवता सवार हो गए, वो मुझसे बात करते हैं या मुझे दिखते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है वो होती है। कैसे होती है कि दृष्टि है। अब हमने पढ़ा कि इंद्रियों का अतियोग, हीन योग या मिथ्या योग। मिथ्या मतलब जो है ही नहीं, लेकिन इसके लिए है तो ये अंधेरे को देख कर डर रहा है, कई बार किसी खास सिनारियों से डर रहा है, किसी खास आवाज से डर रहा है, लेकिन वो अतत्व विन्वेष में होता है इस तरह का चीज। और फिर वहां पे आगे आप देखोगे तो खुद से बात करना, मूड खराब रहना, खोया खोया सा रहना, क्योंकि उसको लगता है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, षड्यंत्र हो रहा है, तो वो खोया खोया सा रहता है। और ये सब चीजें वहां पे देखने को मिलती है। अब हेतु की बात कर लें कि अतत्व विन्वेष का हेतु कैसा होता है, तो आप देखोगे अक्सर अब केसेस बहुत बढ़ रहे हैं इस समय। आप देखोगे तो मुझे जहां तक लग रहा है कि काफी पेशेंट अब इसके बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि बासी खाने का आदत हम लोगों को हो गया है। फास्ट फूड ले रहे हैं, मैरिनेट करके चीजें खा रहे हैं। तो दही है, अब दही में हमने नॉनवेज को डाला, फिर उसको फर्मेंटेड किया, मैरिनेट किया, फिर उसको मैंने पकाया है। अब जैसे ही दही को मैंने गर्म किया, वो दूसरी के रूप में आ गया। तो इस तरह का मलिन आहार, और मलिन आहार में आपका बासी आहार भी होता है, और कई बार वो संतृप्त वाली जो प्रक्रिया होती है उसके थ्रू भी इफेक्ट डालता है। इसके बाद आप देखोगे तो वेग को धारण करना। तो वेग धारण तो लगभग हमें लगता है सारी बीमारियों के हेतु में आते ही आते हैं। इसके बाद 2 तरह के विपरीत गुणों का सेवन करना, जैसे एकदम रुक्ष एकदम शीत, एकदम उष्ण एकदम शीत। जैसे गरम गरम गुलाब जामुन को आइसक्रीम पर रख के खाना, ठीक है। अब ये क्या है कि ये मानव के हेतु बन जाए, क्योंकि वो बहुत
गर्म है, ये एकदम ठंडा है, ठीक है। वैसे ही आपका अति रुक्ष और अति शीत आप देखोगे तो 2 इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हेतु आ रहे हैं तो 2 इन्वॉल्व हो जाएंगे। और रज उत्पन्न हो रहा है। अब रज के बारे में आप देखोगे तो गीता में कहा गया है कि काम एषः क्रोध एषः रजोगुण अमृत, यानी काम और क्रोध से रजोगुण उत्पन्न होता है। तो वहां आप देखोगे पेशेंट में तो काम यहाँ पे डिजायर से ले सकते हैं, सेक्सुअल डिजायर भी हो सकता है, या किसी और तरह का डिजायर, एम्बिशन भी हो सकता है, महत्वाकांक्षा। और साथ में क्रोध, इसका सप्रेशन होता है या इसको लोग इग्नोर करते हैं, और फिर यहाँ पे मोह की उत्पत्ति होकर के बनता है। ये बड़ी जटिल बीमारी है, लेकिन यदि आप बेसिक आयुर्वेद के फंडा को जानते हो तो आप पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर ले जाओगे। और लगभग 2 साल 2.5 साल का समय लगता है, पेशेंट एकदम लगभग नॉर्मल हो जाता है। फिर हर साल एक वासंतिक भवन देने की आवश्यकता होती है, ठीक हो जाता है पेशेंट। सर, ये किस सेक्टर के लोगों में आपने ये केसेस ज्यादा देखे हैं, मतलब किस एज ग्रुप में आपने इन केसेस को ज्यादा देखा है? देखिए, जैसे जितने भी पेशेंट अभी आज के डेट में हमें दिख रहा है अतत्व विन्वेद का या स्पाइन का, तो 18 बरस से लेकर के और 50 बरस तक में ज्यादा देखने को मिलता है हमको, जहाँ पे मज्जा दृष्टि वगैरह दिख रही है या ये सारी चीजें दिख रही है। और 50 के बाद का जो होता है वो तो वात काल शुरू हो गया, तो वात के आप देखोगे आवरण आवृत्ति वगैरह जो चीजें देखते हैं वो वहां से फिर आता है। लेकिन मोस्टली आप देखोगे यदि मानस रोग को देखोगे तो वो स्टार्ट होता है 28। 28 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 28 इसलिए बोलते हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आपकी आ रही है। आरती जी, आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है आपकी तरफ से कुछ इश्यू हो, रीजॉइन कर लीजिए। देखिए, जी सर। मानस के केसेस बढ़ने के पीछे कारण है कि जैसे अभी रील्स चल रहा है, टिकटॉक चल रहे हैं, तो लोग वो सब चीजें लगातार देख रहे हैं ना, तो एक ख्वाब में है। और जैसे ही उनका विवाह हो रहा है तो विवाह के बाद आप देखोगे तो एकदम से हकीकत मिलता है। या कई बार ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में तो बहुत खुश हैं, और जैसे ही वो जॉब में गए उनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे से डाइटरी हैबिट गलत था, घर से पैसा आ रहा था या कोई दे रहा था, तो आपने खूब उल्टा पुल्टा पेशेंट खाया। और एकदम से उस समय क्या हुआ, जब जॉब करने के लिए बैठा तो कामना कि एकदम हमको 8 लाख या 10 लाख महीने का जॉब चाहिए, और ये मिला नहीं, कामना डिस्ट्रॉय हुआ। और उसके बाद क्या होता है, क्रोध आता है। तो क्रोध आएगा तो वो एक्सक्यूज देता है कि ये सेगमेंट पढ़ लेता तो ऐसा रहता, या मैं इस तरह का हूँ इसलिए मुझे जॉब नहीं मिला। तो एक्सक्यूजेस जो आते हैं, और फिर इससे आप देखोगे तो वहां पे मानस के रोग स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे शादी के बाद, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद की एज से लेकर के और लगभग 40, 45 या 50 तक एज में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ज्यादा ऑनसेट होता है। और ठंडे के दिनों में खास कर ज्यादा ऑनसेट होता है। तो सर, आजकल जैसे कंपटीशन का बहुत चस्का है कि हर कोई टॉप करना चाहता है, और हर कोई लाइफ में, जैसा कि आपने बताया कि 10-20 लाख 30 लाख कमाना चाहता है साल का, तो कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ कंपटीशन है ये भी एक कारण हो सकता है, ये तो हो सकता है। बोला जा सकता है, लेकिन अपने यहाँ जैसे जो आयुर्वेद का या भारतीय दर्शन का जो एक सिद्धांत है ना, उससे जब जब दूरी होगा, जितना हम वेस्टर्न की तरफ शिफ्ट होंगे, जितने भौतिकवादी होंगे, उतना ज्यादा ये तकलीफ देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रक्रिया से गुजरने पर सब चीजें इजी हो जाती हैं। जैसे सपोज दैट आप पहली पारा लो, गंधक लो, कचली लो, तो आप कजली को फील कर पाओगे। फिर यदि आप उसको अपने यदि मार्केट से खरीदो तो आप उसके प्राइस के हिसाब से उसकी क्वालिटी जज करते हो। जैसे कई बार होता है ना कि ये दवाई सस्ती है तो कम नहीं काम करेगी, ये महंगी वाली दवाई काम करेगी। ये जो हमारा थॉट आता है कि महंगा चीज अच्छा है या बढ़िया पैकिंग वाला चीज अच्छा है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम भौतिकता पर जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो शोधन का अभाव होना, दूसरा यदि शोधन नहीं होगा, दोष बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लंघन करना चाहिए। तो पहले व्रत उपवास करते थे लोग, अब वो भी बंद हो गया। तो इस सब तरह की चीजें, और कई बार गलत चीजों के खान पान से, जैसे अंकुरित अनाज खाना नुकसानदायक है। आयुर्वेद में विरुद्ध अन्न को कहा गया है कि नेत्र दृष्टिकर होता है, लेकिन चारों तरफ लिखा है कि स्प्राउट्स खाइए, बहुत अच्छा है। अब सब खा रहे हैं तो क्या होगा, उसका ग्रहणी दृष्टि, चरण शक्ति दृष्टि, और फिर वहां से मानस की उत्पत्ति या स्पाइन की उत्पत्ति। क्योंकि विकृति जब भी होगी तो अग्नि से ही होगी। चिकित्सा हमें अग्नि की ही करनी है, लेकिन अग्नि से मन तक जाना है या हमें ब्रेन तक जाकर, जैसे कि मन रहता है मस्तिष्क में, मस्तुलुंग में। मस्तुलुंग जो है वो क्या है, तो मज्जा का स्थान है।
तो मानस चिकित्सा हो तो, स्पाइन की चिकित्सा हो तो मुझे वहीं जाना है। तो ट्रीटमेंट हमारा एक जैसा ही में होता है, विचार हमारी एक तरह की होती है, हेतु भी एक तरह के होता है। थैंक यू सो मच सर। सर, अभी जो यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई बार सर क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग बेहतर से बेहतर स्वर्णकल्प का प्रयोग करते हैं, बेहतर से बेहतर महंगी से महंगी, जैसे आपने बोला कि मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में बहुत दुविधा प्रैक्टिशनर्स के सामने अक्सर आ जाती है। तो ऐसे में हमें किस तरह से सिचुएशन को डील करना चाहिए सर? हाँ, देखिए बहुमूल्य जो भी कल्प है उसको लेते समय पहले तो ध्यान देना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, इसको एश्योर कर लेना। कई बार हम सोचते हैं ना कि ये वाली कंपनी के सारे प्रोडक्ट अच्छे ही हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक कंपनी का कुछ खास प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो इसे हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ किसी और अल्टरनेटिव कंपनी का हम लेकर के यूज करें, जिससे कि यदि रिजल्ट आता है तो ठीक, हो सकता है प्रोडक्ट में कमी हो, और नहीं भी रहा है और ट्रीटमेंट दिए और 14 दिन का ट्रीटमेंट देने के बाद भी मरीज को लाभ नहीं है, तो आपका डायग्नोसिस गलत है। वापस से रीवेरीफाई करिए केस को। कई ऐसा तो नहीं कोई चीज छूट रहा है। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मेरे पास एक पेशेंट थी आम बात की, रूमेटॉइड, काफी पेन, स्वेलिंग, मॉर्निंग स्टिफनेस, सब कुछ ट्रीटमेंट चला, बस्ती चिकित्सा भी हुई, सब कुछ हुआ, पेशेंट ठीक हो गई। ठीक हो गई, चली गई, 2-3 बार वापस से फिर वही कंडीशन में आई। ऐसा जब दूसरी बार हुआ तो उसमें छूटा क्या था मेरे से कि मैंने पेशेंट से सारी हिस्ट्री ली, और ये नहीं पूछा कि आप सोते कहाँ हो। उनका जो घर था वो जमीन पर ही वो बिछा करके ऐसे और सोती थी, यानी वहां पे नमी वाले जगह वो सोती थी। अब नमी वाले जगह से कफ और जो आपका आम है ये दोनों ही बढ़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि हेतु मेंटेन रहा तो बीमारी वापस से रिपीट कर गई। तो उसमें दोनों चीज ध्यान देना है कि पहले की डायग्नोसिस ठीक, डायग्नोसिस के बाद क्या वहां पर ये मेडिसिन लगेगी कि नहीं लगेगी। जैसे बहुत सारी मेडिसिन की फलश्रुति हम देखते हैं कि ये वातज, पित्त, कम्फज, द्वंद्व, सन्निपात सभी तरह के रोगों को नष्ट करता है। लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर एक बार हमें ध्यान देना होगा किस कंडीशन के। जैसे उदाहरण में देता हूँ आपको, स्वर्ण सूत शेखर रस यदि आप देखोगे तो पंचकाश यानी पांचों काश पर, श्वास पर, पित्त विकार पर वो काम करता है। ठीक है, तो वैसे केसेस में है। लेकिन यदि किसी को पित्त के कारण भ्रम हो रहा है तो भ्रम में आप देखोगे तो कामदूधा का रिजल्ट अच्छा है, ना कि स्वर्ण सूत शेखर का। क्यों? क्योंकि पित्त अपने स्थान से वो जब बिगड़ गया है और चला है, तो अच्छे पित्त को बनाना सूत शेखर का काम है और बिगड़े हुए पित्त को समन करने का काम कामदूधा करता है। तो ये डिफरेंस हमें दो मेडिसिन के बीच में करने आना चाहिए कि आरोग्य वर्धनी को कहा गया सभी बीमारी का नाशक, क्या कैंसर में भी चलाएंगे, बुखार में भी चलाएंगे, सर्दी में भी चलाएंगे, फाइल्स में भी चलाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है हमें, क्योंकि वो अग्नि पर काम करता है, तो जो अग्नि की संप्राप्ति है उसको भंग करेगा। तो कब हमें यूज करना है इसका थोड़ा सा हमको डिटेल करना होता है, उसको ठीक से हमें शास्त्र के हिसाब से एक बार समझना होता है। तो हर एक कल्प काम करते हैं और हमें जहां तक लगता है साधारण कल्प का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, बहुमूल्य कल्प का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि उसको बनाने में एक तो श्रम ज्यादा है और कंपनी की तरफ से यदि एरर होता है तो फिर रिजल्ट भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मेरे पास एक तालकेश्वर रस है, तालकेश्वर रस हरताल का योग है और उसको त्वचा रोग में प्रयोग कराया जाता है। तो मैंने एक कंपनी का यूज कराया था, बट पेशेंट को सीवियर पेन स्टार्ट हुआ पेट में, सीवियर के साथ। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी का मैंने लिया बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, लेकिन उसमें दुर्भाग्य से हड़ताल का शोधन नहीं हुआ था सही से। तो हड़ताल के शोधन ना होने का जो कॉम्प्लिकेशन आने चाहिए थे, अशुद्ध हड़ताल वाले सारे के सारे आ गए। तो हमें सोच लेना है कि यदि ऐसे कल्प को यदि हम यूज करना चाह रहे हैं तो कंपनी जिसका भी हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे ताम्र भस्म है तो उसको आप एक बार आप परीक्षण करके देख लो, ये जो ताम्र मैंने लिया वो प्रॉपर है कि नहीं है, वरना कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। और स्टार्टिंग के प्रैक्टिस में कॉम्प्लिकेशन आने से पेशेंट टूट जाता है और अपयश मिलता है। इसलिए बहुत संभल के और धीरे धीरे यूज करना शुरू करना चाहिए, फिर धीरे धीरे सब अच्छा ही हो जाता है। समझा को साफ रखने से। हमारी दुनिया ही अलग है सर एलोपैथी की दुनिया से। अब एलोपैथी में ऐसा होता है कि एमआर आते हैं, उनको मेडिसिन बता देते हैं, वो पर्टिकुलर मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन हमें कई चीजों को देखना पड़ता है कि पर्टिकुलर जो हम मेडिसिन अपने रोगी को दे रहे हैं वो कहाँ से बनी है, उसका प्रॉपर जितने भी ड्रग्स हैं उनका शोधन हुआ है कि नहीं।
तो कई बार अगर दुविधा में हम पड़े तो शायद हमें रीचेक करना चाहिए कि डायग्नोसिस सही है कि नहीं, जिन ब्रांड्स को हम यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। और फिर जैसा कि आपने बताया कि साधारण कल्पों से भी अगर बाकी सारी चीजें सही हैं तो हम अपने रोगी को ठीक कर सकते हैं। सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ पर कई लोग हैं जो कि आपसे सीधे जुड़कर प्रश्न करना चाहेंगे, तो क्या हम उसे शुरू कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और आया है सर मेरे पास व्हाट्सएप पे। राजीव जी ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उनको मतलब हम सभी अगर आपसे जुड़ना चाहें और आपसे सीखना चाहें तो उसका क्या माध्यम है, मतलब कैसे हम आपसे जुड़ सकते हैं और इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कैसे जान सकते हैं? देखिए, हम सभी सर के साथ मिल करके एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी स्पाइन की पूरी एक एक डिजीज कैसे होती है, कैसे स्टार्ट होता है, क्या लक्षण आएगा, फिर चिकित्सा कैसे करेंगे, पूरा अप्लाइड बेस हम लोग इसको वहां पे करेंगे ताकि आप एक एक चीज को ठीक से समझ सकें। और ऐसा है कि जब आप उसको देखो या उसको सीखो तो आप कल से ही उसको अप्लाई कर सको, ये मेरा मकसद होता है। तो आप यदि इस तरह की चीजों में जुड़ोगे तो आपके डाउट्स आएंगे और उसका फिर हम लोग वहाँ पे जो भी होगा उसका रिप्लाई किया जाएगा और आप उसको बेहतर तरीके से स्पाइन को सीखो, बेहतर तरीके से मन को सीखो, ये प्रायोरिटी होती है। क्योंकि यदि आप छोटे छोटे नुस्खे या कॉम्बिनेशन से कुछ लाभ पालोगे, लेकिन जो मेन संप्राप्ति जैसे सर्वाइकल डायटोनिया हुआ या आपका हर्निएशन हो गया, ग्रेड थर्ड पे चला गया, या एवियन हो गया, या कई बार और भी बड़ी बीमारियां, तो उसको हम लोग वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे ताकि किसी का कुछ छूटे नहीं। ये संहिताओं में जो चीजें छूटे हैं उसको एकदम से मना हम लोग इसको एक प्रॉपर 10-12 दिन का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर उसका हम लोग डिटेल वहां पे दे सकेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप हमें समझाने के लिए, एक पूरा कोर्स हमारे साथ करने के लिए आप अपना समय यहाँ देने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं जो और जानना चाहते हैं, सर से सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। और चलिए, अब बहुत सारे प्रश्न हमारे पास चैट में भी आ रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि एक एक करके आप अनम्यूट होकर खुद ही सर से सवाल करें और फिर अपने आप म्यूट भी हो जाए। जी, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके आप सर से सवाल अपना कर सकते हैं। हेलो सर, आपने जिस तरह संप्राप्ति बताई है कि गृहिणी से लेकर सर दर्द होना या ऐसे छोटे बच्चों में भी पाया जाता है, तो उसमें गृहिणी की चिकित्सा हम यानी किस तरह करें, क्योंकि उनका भी अस्थि मज्जा क्षय यानी प्रवाह वगैरह वो सब देने से अस्थि मज्जा क्षय दूर नहीं होगा जब तक गृहिणी की चिकित्सा करें। तो उसका इलाज किस तरह हम कर सकते हैं वात पित्त प्रकृति के? मॉडर्न का, हाँ जी, मॉडर्न का जो विचार है उसमें होता है कि अस्थि धातु कम है तो हम कैल्शियम दे दें। और जब हमारे पास प्रैक्टिस पे जब एमआर लोग आते हैं तो हम लोग को भी समझाते हैं कि सर देखिए इसमें शंख पड़ा हुआ है, इसमें मोती पिष्टी पड़ी हुई है, तो ये अस्थि धातु पर सीधे काम करेगा और कैल्शियम की पूर्ति कर देगा। लेकिन समझना हमें ये है कि हमारे यहाँ 3 न्याय चलता है, खलो कपोत है, कदार तुल्य है, यानी ये जो आहार ले रहा है इससे पेशेंट का अस्थि धातु तक गामित्व है कि नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी कि आप कोई भी कल्प दे रहे हो वो आम के रूप में ही बदलेगा और फिर पेशेंट को तकलीफ देगा। बच्चों के केसेस में यदि हम देखें तो 2 कंडीशन होता है। पहला है कि एकदम छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चे में मुख्य रूप से कफ की हेतु बनती है, तो वहां पे हमें चिकित्सा देते समय ध्यान रखना है कि पेशेंट को कफ की विकृति है क्या और कफ की चिकित्सा। ज्यादा गुरु गुण के कारण भी बच्चे को सर दर्द होता है। दूसरा एक कंडीशन आता है जहां पर देखते हैं कि स्कूल जाने वाली यानी जिन लड़कियों का उम्र 12 या 13 या 14 बरस है, जिनका मेंसेस अब आना स्टार्ट हुआ, उनको सिरदर्द हो रहा है, तो उसकी फिर ट्रीटमेंट बदल जाती है। और बच्चों में भी एक कंडीशन आप देखना, जिन बच्चों को सोते समय मौसम थोड़ा ठंड है या एसी है फिर में सोया है, फिर भी उसको माथे पे पसीना आ रहा है और उसके मदर की हिस्ट्री आप लो कि क्या इसके बर्थ के समय में जो मदर थी उनका ट्रीटमेंट चला है क्या, और ट्रीटमेंट चला है तो फिर क्या चला। यदि ज्यादा हार्मोन ट्रीटमेंट चलता है तो वैसे केसेस में भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या पीरासूल की प्रॉब्लम या त्वचागत विकृति की प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम आते ही आते हैं। तो यदि ऐसा होगा तो फिर वहां पर आपको
चिकित्सा को बहुत सोच कर करना होता है, क्योंकि कई बार पित्त इन्वॉल्व होता है और कई बार वात और पित्त दोनों इन्वॉल्व होता है। तो कई बार तो मृदु मृदु शोधन के थ्रू हमें लेकर के चलना होता है, फिर रिजल्ट आता है इसमें। ओके सर। कोई और भी सर से कोई सवाल करना चाहता है तो आप अनम्यूट करके सर से सवाल कर सकते हैं। हेलो। हाँ निखिल शर्मा जी, आप पूछ सकते हाँ, हैं। गुड इवनिंग सर। सर ये आपने बताया ना कि स्पाइन के लिए आप बता रहे हैं कि मान्य सूल या कटी सूल हो सकता है। हाँ। तो सर उसका मतलब इसमें प्रॉपर क्या उपचार बताया गया है? कैसे मतलब हम उसको डायग्नोस करेंगे? मान लो नहीं, जैसे मैंने सियाटिका जैसे किसी को हो रहा है पेशेंट को, तो उसको हाँ। तो उसको हम कैसे इसमें मतलब देखिए, डायग्नोस करें? बिल्कुल। तो ये सियाटिका को यदि आप डायग्नोज करते हो तो वहाँ पे 2 चीजें ध्यान दो। पहला कि डिस्क बल्ज होता है, डिस्क हर्निएट करता है और फिर वहां से नस में कंप्रेशन आता है, नर्व दबता है और दबने के कारण सियाटिका की पैथोलॉजी बनती है। तो जो डिस्क बल्ज हुआ है या डिस्क हर्निएट किया हुआ है अपनी जगह से, तो इसका मतलब है जो हड्डी को या डिस्क को बांध कर रखने वाला सीरा कंडरा स्नायु वगैरह है, उसके फंक्शन हम्म। डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आप देखो कि रक्त का उपधातु क्या है, यदि आप देखोगे तो वहां पे रक्त के उपधातु जो है उनकी विकृति हो जाती है कई बार। और कई बार जैसे क्या है कि पेशेंट का एनाटॉमिकल पोस्चर गड़बड़ है, जैसे खून निकल गया बहुत ज्यादा तो भी दर्द हो सकता है। फीमेल में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है और लंबे सर समय तक बन गई तो भी सियाटिक पेन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखना होता है कि सियाटिका तो हमें दिख रहा है लेकिन इसके जी। कारण क्या है। और इसके बाद आता है चिकित्सा। तो चिकित्सा जैसे आप लोग सभी पढ़े होंगे, चक्रदत्त में लिखा है, तमाम जगह पे लिखा हुआ है कि शेफालिका का पत्र या हरसिंगार का पत्र को हम उबालें, उसमें रण तेल मिला के पिए तो उससे गद्दसी चला जाता है। लेकिन ऐसा तो रिजल्ट में देखने को नहीं मिलता। यस। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि सबसे पहले हमको स्पाइन को करेक्ट करने आना चाहिए, जो प्रेशर है उसको रिमूव करने आना चाहिए। जैसे किसी का हड्डी टूट गया, तो हड्डी टूट गया तो पहले आप हड्डी को ठीक करोगे, फिर लक्षादि गुगुल चलाओगे, या पहले लक्षादि गुगुल चलाओगे फिर हड्डी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो जहां पर हमें ये समझना है कि जैसे हड्डियों के लिए बंधन अपने यहाँ बताए गए हैं ना शास्त्र में कि कौन सी हड्डी टूटी तो किस तरह का बंधन देना है, तो वैसे ही हमें उस स्पाइन को भी करेक्ट करने का तरीका होता है, जिसको कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी हड्डियों को किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मन्याशूल है, कटीशूल है, फिर आपका एवियन है, फिर घुटने का दर्द है या आपका कृष्णशूल है, तो इन सबों को ठीक किया जाता है और जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन उनको उस बोन में जो डिफॉर्मिटी है ये पहले उसको करेक्ट करना होगा, फिर चिकित्सा देनी होगी। वरना हम लोग कई बार अग्निकर्म करते रह जाते हैं, कटी बस्ती पे कटी बस्ती लगाते रह जाते हैं, लेकिन वहां रिजल्ट नहीं नहीं आता है। मिलता। क्योंकि जब संप्राप्ति अस्थि तक चली गई, अस्थि अपनी जगह से हट गया, तो उसको पहले तो खींच के अपनी जगह पे लाना होगा। ये तो साधारण सिद्धांत है, वाग्भट ने पहले ही लिख डाला है कि अस्थि जी। भग्न में अस्थि को पहले ठीक करके, तो इसी तरीके से हमें पहले उसको करेक्ट करना है और फिर उसके बाद से चिकित्सा देनी है, रिजल्ट आ जाएगा आपको। और रिजल्ट आपको थैंक यू। तीसरे दिन से दर्द 80% तक तो कम हो जाएगा। आप पहले दिन यदि आप उसको क्यों करेक्ट कर दे रहे हो अस्थि को, तो लगभग 50% यदि आप नहीं भी दे रहे हो तो भी को रिजल्ट आता है। ठीक है। थैंक यू। स्मिता जैन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं जनरली देखती हूँ कि यंग गर्ल्स है वो डिप्रेशन में रहती है और उनको कितना भी अपन नीचे सोचो तो वो मैम आपकी आवाज में नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा लाउड स्मिता जैन जी, आप अपना थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कर लीजिए। आ रही है लेकिन उतना क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हम आपके पास फिर से आएंगे, आप अपना एक बार कनेक्शन चेक कर लीजिए। आरती जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं सर से? जी डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से? सर ये जो हम जैसे स्पाइन की करेक्शन है आपका, जैसे आपने भी बताया कि हम पहले स्पाइन को करेक्ट करेंगे उसके बाद ही हम कोई चिकित्सा करेंगे, तो जो स्पाइन की करेक्शन है
उसका हमें जो है उसके बारे में आप कैसे गाइड करेंगे सर? जैसे देखिए अभी जैसे हम लोग ये पहले हम लोगों को इसके लिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। जैसे स्पाइन डिसऑर्डर को आयुर्वेद में किस तरीके से देखेंगे, उसके बाद से स्पाइन डिजीज में दोष दूसरे का विचार कैसा होता है, धातु का विचार कैसा होता है, ये स्पाइन के मुख्य डिसऑर्डर कौन कौन से जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं और ये चिकित्सा में किस तरीके से काम करते हैं, फिर हर्निएटेड डिस्क क्या है, स्क्लेरोसिस क्या है, टाइफोसिस क्या है, ये सारी चीजों के बाद आता है उसको हम लोग किस तरीके से करेक्ट करेंगे। तो मैम इसके लिए ये है कि यदि हम लोग दोस्त उसे समझ गए तो हम जान पाएंगे किस तरीके से उसको करेक्ट करना है। और उसके लिए फिर आप लोगों को मैं वीडियो के थ्रू ही जब क्लासेस हम लोग करेंगे प्राणायाम के साथ, तो वहां पर इस चीजों को एक एक करके एक एक बोन को मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से किसको करेक्ट करना है, ताकि पीसीओडी को आप चाहो तो एक साइकिल में ही ठीक कर लो। ज्यादा बहुत लंबा जो ट्रीटमेंट जाता है 6 महीने का, उसको आप जल्दी ठीक करने का प्रयास करो। एंडोमेट्रियोसिस को जल्दी ठीक करने का प्रयास करो, या आप इधर स्पाइन में काम करना चाहते हैं तो स्पाइन को आप ठीक करो। उसके लिए हम लोग वहां पर एक एक बोन पे किस तरीके से काम करना है वो वहां पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो डिटेल है और आपको बार बार करके देखना होगा 3-4 बार, तब जाकर कोई चीजें थोड़ी सी समझ में आएगी। ठीक है, बाकी सर उसके तो लिए ये हम आपका हैं, कभी कोर्स कोई दिक्कत ऑफलाइन लगे। रहेगा सर? जी ये आपका जो कोर्स है ये ऑफलाइन रहेगा ऑनलाइन रहेगा? अभी फिलहाल तो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन के बाद से ऑनलाइन रहेगा। यदि कोई सीखना चाह रहा है तो वो आ सकता है जब उसका तो सर समय मिलेगा। आपके तो कोर्स के चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे सर? वो प्राणा फिशर वाले लोग आप मतलब के थ्रू साथ में ही होगा हम लोगों का, तो आपको डिटेल पता चल जाएगा। आप लोग ग्रुप से जुड़े रहो तो वहाँ पे आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी हाँ जी स्मृति आ रही है। हाँ सर, मुझे ऐसे कहना है कि अभी यंग गर्ल्स बहुत आती है, हॉस्टल में पढ़ती है, बाहर जाती है, तो वहां पे तो खाने पीने के घर जैसे नियम नहीं होते और बाद में वो घर आके डिप्रेशन में रहती है। बहुत बार ऐसे क्या कन्वर्जन आए जैसे करती, टिटानी जैसे हो जाता है और उस टाइम वो प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे पाते, तो हम क्या करें ऐसे टाइम? देखिए कन्वर्जन आ रहा है तो कई बार वो कृमि के हेतु भी हो सकते हैं। तो उस यदि आप एक बार जैसे देखो पेशेंट हमें नहीं बता रहा है कि क्या दिक्कत आ रही है, तो उसका जीवा परीक्षण है, उसके नाड़ी की परीक्षण है, उसके बाद उससे कंप्लेंट क्या क्या आ रहे हैं, या उसके घर वाले बताते हैं कि इसको जैसे डिप्रेशन है तो किस तरह का है। जैसे डिप्रेशन के कई वेरिएंट हैं। एक डिप्रेशन है जिसमें पेशेंट जो है वो उदास रह रहा है, रूम में पड़ा हुआ है। लेकिन एक डिप्रेशन का हेतु ऐसा है, पेशेंट मोबाइल चला रहा है, कंटिन्यू मोबाइल देखता है, कंटिन्यू मूवी देखती है, कंटिन्यू टीवी देखती है, लेकिन किसी से बात नहीं करती। तो इस कंडीशन में क्या है कि वो डिप्रेशन का वेरिएंट अलग हो गया। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा कि जो एक्सप्रेस हो रहा है, जो जो हमारे पास लिंग रूप में आ रहा है, जो लक्षण रूप में व्याधि आ रही है, उसका फिर देखना होता है कि किस तरीके से हम इसका विचार कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ, वैसे आप जैसे घृत का काजल ऐसा करने के लिए आप बोलो तो फिर पेशेंट को रिलीफ आता है। यदि नहीं आ रहा है तो फिर पेट की हिस्ट्री, कब्ज की हिस्ट्री वहां से आपको पकड़ना होगा, या नाड़ी से थोड़ा सा पकड़ना होता है कि क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, या घर वाले बताते हैं डिटेल का। ओके सर, पर मानसिक व्याधि वाले जो पेशेंट रहते हैं वो ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग विचार नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, इतना गलत मतलब दिक्कत होती है, जैसे मानो कोई पेशेंट है और उसका ब्रेकअप हो गया किसी कारण से, या पति पत्नी का हस्बैंड का डाइवोर्स हो गया और उसके बाद से वो बीमार हो गई, अब वो मेंटल इलनेस में आई है। तो हम क्या करते हैं, स्वर्ण हाँ, ब्राह्मण बटी चालू कर दिए हैं, हाँ, सरसों चालू करते हैं, भाई वो स्मृति बढ़ाएगा, हाँ, वो और रोएगी। ठीक है, वो दुख में आई है तो हम बुद्धि बढ़ा बढ़ा के उसको और रुलाएंगे। तो वो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही गलत होता है। फिर हम परेशान होते हैं कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर कोई कंपनी वाला आकर समझाया सर इस दवाई में सगड़ पड़ा हुआ है 500 mg, ऐसा है वैसा है, और हम लोग फिर उनकी बातों के इन्फ्लुएंस में आकर के सगड़ वगैरह देना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सब बिगड़ जाता है। तो ट्रीटमेंट देते समय हमें ध्यान देना है कि पेशेंट का हेतु क्या है। यदि शोक के थ्रू आया है तो शोक की चिकित्सा मत बताई गई है। शोक को हरने के लिए तुरा समाहरणा नाम श्रेष्ठा। तो यदि बहुत श्रमजन्य व्याधि है, बहुत थक गई है, कोई बार बार डिलीवरी के हेतु है, या कुछ इस तरह का है और अब डिप्रेशन आ गया, या कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का 3-4 IVF फेल हो गया, अब वो उदास हो गई कि अब बच्चा होगा ही नहीं और मेरे पास आई है, डिप्रेशन में भी है, इनफर्टिलिटी भी है। हम चिकित्सा क्या स्टार्ट कर रहे हैं उसमें फलसर की,
तो फलसरपी नहीं काम करेगा। पहले हमें वहाँ पे आंसू आरिस्टस टू उसका मन प्रसन्न करना होगा, तो वहाँ हमें संजीवनी वगैरह का या मृत संजीवनी का प्रयोग करना चाहिए। तो जब पेशेंट का मन आह्लाद होगा तो सौमनस्य होगा, सौमनस्य होगा तो पुत्र जन्मा नाम होगा। तो ये हमें कॉन्सेप्ट एक बार देखना होता है कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है, चाह क्या रहा है और हुआ क्या है इसको। फिर ट्रीटमेंट तो आसान है, ट्रीटमेंट फिर हो जाता है और रिजल्ट भी आपको आ जाएगा देखने। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नम्रता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। जी हाँ जी, आप जी, सवाल बोलिए। जी। हाँ मैम, बंद जगह डर लगना और क्लॉस्ट्रोफोबिया के जो पेशेंट रहते हैं, तो उसमें कैसा ट्रीटमेंट करना और विचार क्या करना है इसमें? अंधेरे से डर लग रहा है या दरवाजे से रूम बंद होने से डर लग रहा है? रूम में बंद करने से, लिफ्ट में डर लगता है। देखिए, पहले तो पेशेंट यदि है और बहुत सीवियर स्थिति ना है, माइल्ड है या बहुत कम है, वैसे केसेस में 70 बजे काम करता है। लेकिन जहाँ सीवियरिटी बढ़ गई है, तो वहाँ आप एक कॉम्बिनेशन है सूक्ष्म रजत पिता मानसी योग अभया के साथ में दीजिएगा, तो फिर उसमें धीरे धीरे करके पेशेंट में फर्क आने लगता है। और हेमवती वक्ष का प्रयोग करिए केसेस में, तो इसका चाटन दिया जाता है, मात्रा कम रखना है और जीभ पे रखना है, सबलिंगुअल रखने के लिए बोलिएगा तो उसको आराम आता है। कई बार ऐसा ही केस मिलेगा कि बंद रूम में खांसी आने लगेगी, खिड़की खोल दो खांसी खत्म। तो यदि ऐसा भी हेतु मिलता है तो उसमें हेमवती वक्ष का चाटन देना है या सूक्ष्म धमांसी योग का प्रयोग करना है, तो वो रिजल्ट आपको आ जाएगा वहां पे। ठीक है। डॉक्टर तुकाराम जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्ते सर। सर कभी-कभी ऐसा रहता है किसी पेशेंट को जो बीच में की स्टेज रहती है, वो ना वो ग्रहणी में रहते हैं और ना वो आधमान में भी रहते हैं। तो फिर उनको हाँ, सर वो क्रूज पेशेंट है और तो फिर उसका ट्रीटमेंट करते समय उसका जो ग्रहणी में द्रव्य बताए गए वो सब तो शोष और वात को बढ़ाने वाले या पेशेंट का वेट घटाने वाले हैं। तो फिर ऐसे समय पेशेंट का वेट बढ़ाना है और 1-2 महीने के बाद हमने अग्नि भी बढ़ाया, तो थोड़ा कुछ दिक्कत हो गया तो फिर से पेशेंट पहली स्टेज पे आता है, अग्निमांद्य होता है, देखिए, आत्मन होता है। ग्रहणी का जितना चिकित्सा है उसमें ज्यादातर मेडिसिन आग्नेय और उष्ण गुण के हैं, पर अपने पास एक शतावरी ऐसी मेडिसिन आती है जो मधुर गुण की है, तिक्त रस वाली है। ठीक है, तो आप शतावरी का वहां पे क्षीरपाग वगैरह प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा उसमें ध्यान देना है कि सुबह का जो भोजन होता है कफ काल में, वो आप एक बार देख लो पेशेंट का कि वात पित्त कफ में बिगड़ा क्या है। यदि तीनों दोषों की संप्राप्ति बनती है तो आप बस्ती से स्टार्ट करो। ठीक है, आप उसको पहले थोड़े दिनों तक के लिए बस्ती पे ले दो, मात्रा बस्ती भी आप दे सकते हैं। तो उससे क्या है कि उसका जो अपान वायु है वो जैसे नियमन करेगा तो सामान को पुष्टि मिलने लगती है, और फिर चिकित्सा का अब जो कल्प यूज करना चाह रहे हैं आप वहां पे कर सकते हैं। दूसरा कहा गया है कि भल्लातक जो है वो विबंधहर है, तो किसी भी तरह के विबंध को तोड़ने की क्षमता है। तो ग्रहणी रोगाधिकार में या आपका अर्थ रोगाधिकार में जो मेडिसिन बताई गई है, अर्थ रोगाधिकार में जैसे हम लोग बात कर रहे थे इसका कांकायनवती अर्थ वगैरह का, तो उसका आप प्रयोग करके देखिए, एक बार आपको फायदा मिलना चाहिए। बहुत पित्त विकृत होंगे तो फिर उसमें शतावरी वगैरह कल्प का प्रयोग करिएगा। ठीक है, क्षीरपाक वगैरह अच्छा काम करेगा उसमें। क्या सर वो एरंड स्नेह रहता है, क्या उनमें वो हम्म, हम यूज़ कर सकते हैं क्या? एरंड ने बहुत लंबे समय तक नहीं देना चाहिए, तो उसमें आप एरंड, देखिए एरंड तेल का जो स्नेह निकालने की विधि है, वो जब हम लोग एरंड के बीज को कूट करके गर्म पानी में डाल करके फिर उसको गर्म करते हैं, ऊपर से तेल निकालते हैं, वो अच्छा है। लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता है। अवेलेबल अब जो हो रहा है वो होता है कि उसको बीज को सीधे सीधे प्रेस कर देते हैं और प्रेस करके ऑयल निकालते हैं, तो इसमें थोड़ी सी विकृति रहती है। तो वैसे केसेस में हमें ज्यादा रिकमेंड नहीं करता कि आप एरंड तेल लंबे समय तक लें, तो कम समय के लिए आप दे सकते हैं। एरंड मूल का आप प्रयोग करिए, वो वृक्ष भी है और वातहर भी है, तो वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा। शतावरी क्षीरपाक का आपको रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। बाकी एक बार केस को आप प्रॉपर डिटेल में मुझे आप मैसेज करना, फिर मैं आगे देखा जाएगा क्या उसमें करना है। ठीक है, थैंक यू सर। श्याम साहू जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं।
श्याम साहू जी। डॉक्टर निर्मला रविराज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर से। डॉक्टर मुक्ता मानकर, आप पूछना चाहेंगे सवाल सर से। हेलो सर। सर अर्धांगवायु के पेशेंट में आगे चलकर मेमोरी लॉस की शक्यता रहती है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं सर? एक्यूट केस है या क्रॉनिक है? यदि एक्यूट एक्यूट सर, होगा, एक्यूट एक्यूट यदि कंडीशन। होगा, ठीक है, तो उसमें केसर और घृत वाला नश्य जो है, केसर शक्कर घृत, ये आप देना स्टार्ट करिए। और जब पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है तो वहां पे आप अवरक्त भस्म सहस्त्रपुटी का प्रयोग जरूर करें, तो उससे उसका मेमोरी लॉस नहीं होंगे। और यदि थोड़े बहुत हो भी रहे हैं तो उसको रिकवर कर ले जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। डॉक्टर प्रगति, आप अपना सवाल कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। सर मैं पूछना चाह रही थी स्पाइन डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग, कि जैसे कुछ एक पेशेंट्स में सर अभिघातज रीजन होते हैं कि सडन जर्क लगने की वजह से उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, या ट्रैवलिंग करने की वजह से, या वेट लिफ्टिंग की वजह से, तो उनमें एज सच कोई कॉज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं, सडन ऑल ऑफ सडन कोई अभिघातज कारणों की वजह से होते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में क्या अप्रोच रखना चाहिए? वातरक चिकित्सा जो है अध्याय, उसके जो भी कल्प है वो वहां पर काम करते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान देना है कि यदि अभिघात है तो अभिघात होने के बाद क्या डिस्क वगैरह अपनी जगह से हटा है क्या, अस्थि च्युत हुआ है क्या। यदि ऐसा कुछ है तो फिर उसको पहले रीअरेंज करना है। जैसे कई बार क्या होता है कि पेशेंट से वजन उठाया तो कंधा जो शोल्डर है वो ड्रॉप कर गया, जैसे शोल्डर ड्रॉप कर गया तो वापस से पहले शोल्डर को रीसेट करना होता है। और रीसेट करने के बाद फिर वहां पे आप संधानीय चिकित्सा और वात रक्त की चिकित्सा स्टार्ट कर दो तो रिजल्ट आपको आ जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। एक और चीज है कि जैसे कई बार क्या होता है कि स्पाइनल जब लगाया जाता है एनेस्थीसिया, तो उसमें पेशेंट को लंबे समय से पेन बना रहता है, वैसे ही थोड़ा बहुत दर्द बना रहता है। तो यदि वैसी कंडीशन है तो वहां पे लघु वमन देने से बात बन जाती है। तो उसमें लघु वमन करके और फिर हमें चिकित्सा देनी चाहिए, शिक्षक सिरबस्ती वगैरह आप दे सकती हैं। तो ये देखना है कि अभिघात की स्थिति क्या है, और फिर चिकित्सा का जो सूत्र उसमें अप्लाई होता है वो वातरक्त रोगाधिकार का ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। ये क्षिप्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर का जो वेदन है वो भी वहां पे अच्छा काम करता है। ठीक है। और यदि अभिघात ज्यादा है तो कई बार वहां पे रक्त दुष्टि होती है, और रक्त दुष्टि यदि हो रही है तो वहां हमें रक्त मोक्षण वगैरह का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। ओके, थैंक यू सर। वैद्य मैत्री, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर। जो भी छोटे बच्चे रहते हैं उनको स्कूल गोइंग एज जो है उनमें जैसे किसी ने बड़े बच्चे ने डांट लिया या टीचर ने डांट लिया तो सिजोफ्रेनिया लाइक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि वो फिर में जाना ही नहीं चाहता है या फिर किसी चीज से हमेशा डरता रहता है। मेरे पास अभी कल एक पेशेंट आया कि वो हर चीज को गंदी है करके बोल रहा है, किसी को टच नहीं कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट में हमें कैसा विचार करना चाहिए? इसमें पहले तो पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ये केस आप जो बता रही हैं वो ओसीडी की तरफ जा रहा है। तो इस पर ध्यान क्या रखना होता है कि कई बार जैसे बच्चा है, अब तो आज के डेट में है क्या कि एक ही बच्चा होगा, बेटिया हो गई या बेटा हो गया, इस तरह का भी कॉन्सेप्ट है। तो उसमें क्या है कि बच्चे को कुछ डिमांड पूरा, मतलब उसने कहा घर वालों ने पूरा कर दिया। तो वैसे केसेस में दिक्कत क्या आता है कि बच्चे को लगता है कि जीवन बहुत कंफर्ट है, तो जैसे ही किसी ने उसकी बात का डिनाई किया, ऑफिस में गया, स्कूल में गया, पढ़ने गया, कॉलेज गया, या किसी लड़की को उसने प्रपोज किया, लड़की ने लड़के को प्रपोज किया और वहां रिफ्यूज किया गया, तो उसे लगता है कि ये कैसे हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई। और फिर वैसे केसेस में बच्चे कई बार खुदकुशी कर लेते हैं, कई बार बहुत कूद जाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। तो पेरेंट्स को पहले एजुकेट करना जरूरी है कि हर एक डिमांड ना पूरी करें, कुछ डिमांड रुक कर पूरी करें, कुछ डिमांड के साथ शर्त लगाएं कि ये इतना क्वेश्चन बना लोगी तब मैं तुमको ये दूंगा या दूंगी, इस तरह का। ये तो पहले एजुकेशन की बात आ गई। अब है कि अब पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेकर के आ गया है कि इसको सारी चीजों में गंदगी दिखाई दे रही है। तो वैसे केसेस में हमें क्या करना है कि रजत भस्म और वच, वच जो है हेमोती वच और रजत भस्म,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। लगभग उसमें आपको रजत भस्म जो लेना है वो लेना है 1 ग्राम, और हेमवती वच लेना होता है 5 ग्राम। इसको प्रॉपर मिक्स करिए और मिक्स करके फिर इसकी आप 40 पुड़िया बनाइए, और फिर उस 40 पुड़िया को आप वहाँ पर पेशेंट को मुहुर्मुहु दे सकती हैं, या कंडीशन अनुसार 2 या 3 बार में कर दीजिए। और पेशेंट को शिरोधारा के लिए लीजिए, और एक तीक्ष्ण नस्य कोई भी जो आपके पास उपलब्ध हो, पहला आप दे करके छोड़िए और समान नस्य साथ में दीजिएगा। क्योंकि इसमें होता है कि डोपामीन का रेंज बढ़ जाता है। जब डोपामीन बढ़ेगा तो समान नस्य देना है, लेकिन पहले मार्गावरोध नष्ट हो इसके लिए एक अपामार्ग हो या वेखंड का चूर्ण हो, जो भी है आपके पास, उसका एक तीक्ष्ण नस्य दे करके। अतीक्ष्ण नस्य नहीं अपने पास है तो आप तिल तेल कह रहे हैं, मालखांगनी तेल का या सरसों तेल का आप नस्य दे सकती हैं पेशेंट को, और उसके बाद फिर उसको शमन नस्य के लिए दीजिए, तो उससे उसको फर्क आ जाता है। और धीरे धीरे अग्नि का विचार करके थोड़ा सा बृंघण करने की आवश्यकता हो तो बृंघण, या फिर कई बार लघु आहार देने की आवश्यकता होती है। अग्नि को ध्यान में रखकर चिकित्सा दीजिएगा तो लगभग 3 हफ्ते में आपको उसमें बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। और यदि एक्यूट हो एकदम से तो उसमें आप ये सॉरी चंद्रकला रस का प्रयोग करिएगा, चंद्रकला रस का प्रयोग करिएगा महामृत्युंजय रस के साथ में या मृत संजीवनी के साथ में, ठीक है, तो रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ओके। सर सवाल तो मेरे ख्याल से बहुत आते ही रहेंगे। अब आप बताएं सर, और सवाल लेना है या फिर इस सेशन को यहीं पर रैप करें सर, जैसा आपकी आज्ञा हो। एक 2 और ले लीजिए, उसके बाद सेशन को हम लोग एंड करेंगे। जिसका सबसे इम्पोर्टेंट लगे वो एक आप ले लीजिए। जी जी जी। कोई और अगर सर से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लोग तो अनम्यूट करके सर से सवाल कर सकते हैं। 1 या 2 सवाल लेने की अनुमति हमें और मिली है। तो जो भी पूछना चाहता है जल्दी से अनम्यूट करके आप सर से सवाल कर सकते हैं। हेलो सर, एक साइड से नी जॉइंट बैठ गया है और सर्जरी बोला है, तो उसमें क्या करें? मैम आप एक बार एक्सरे रिपोर्ट पहले मुझे आप शेयर करना, और उसके बाद से फिर मैं देखता हूँ उसमें क्या करना है। वैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अवॉइड हो जाती है, उसको आप अवॉइड कर सकती हैं। शवंगा एक बहुत अच्छा ड्रग है, आप चाहो तो यूज कर सकती हैं उसमें, लेकिन एक बार आप मुझे उसका रिपोर्ट भेजोगे तो मैं बेहतर बता पाऊंगा और कंडीशन पेशेंट का कैसा है। ओके, उसके हिसाब से एज वगैरह तो ये होते हैं। थैंक यू। डॉक्टर निधि हेमुपति, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, एक 4 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल है, उसको वो ये एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम रहता है, तो सर कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए उसको? एलर्जिक राइनाइटिस का जो कंडीशन होता है, इसमें सबसे पहले तो आपको वोमन प्लेस करना होगा। अब बच्चा है तो वोमन कैसे होगा, ये प्रश्न आएगा आपके पास। तो उसको क्या करना है कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये आप देख लीजिएगा, और फिर उसके खाने में मिला करके एक सम्यक स्नेह देना है। ठीक है, सम्यक स्नेह की मात्रा बढ़वा दो घर में, तो जिस तरह की योजना आप करके बच्चा ले पाए आप थोड़ा दीजिए उसको। और नहीं यदि हो पा रहा है तो सद्य लघु वमन कराइए। लघु वमन कराने के बाद उसको लाजा पे रखिए 2 दिन, और महालक्ष्मी विलास का प्रयोग कर दीजिएगा, वो चला जाएगा। वो आपको ज्यादा समय नहीं लगता उसको ठीक होने में, 2 से 3 हफ्ते में वो चला जाएगा आपका। एक लघु वमन कराइए यदि नहीं हो पा रहा है तो। हाँ जी सर, लघु वमन कैसे प्लान करना है? तो हाँ, मदन लघु वमन प्लान करने का तरीका ये है कि पहले तो 1 या 2 दिन तक घृतयुक्त भोजन कराइए। उसके बाद जिस दिन पेशेंट का कराना है वमन, जैसे सपोज दैट कि कल कराना है तो आज रात में उसको खिचड़ी, दही या कुछ ऐसा कफ करने वाला आहार विहार दीजिए, और कल सुबह उसको दूध पिला करके, और उसके बाद आप मदन फल की मात्रा थोड़ी मात्रा में दे देना। तो बच्चा है, बच्चे में क्या होता है कि वमन साथ में होता है। बच्चे दूध ज्यादातर केसेस में वमन ही करते हैं, तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगा।
वेट एंड वॉच करना है, वमन अच्छा हो जाएगा। वमन होने के बाद उसको राजगिरी का लड्डू या आप लाजा जो धान का लवा बोलते हैं ये खाने के लिए देना है 1 दिन तक। फिर आप नॉर्मल डाइट पे उसको लाना, लघु आहार देना होता है और महालक्ष्मी विलास रस आप स्टार्ट कर देना तो तक चला जाएगा। ठीक है, यदि बहुत यस क्रॉनिक है तो, और यदि बहुत क्रॉनिक नहीं है तो आप सीधे महालक्ष्मी विलास रस और नान गुटिका स्टार्ट कर दो तो उससे भी चला जाता है। लेकिन एक वमन करा दोगे तो रिपीट नहीं करेगा, वरना रिपीटेशन होता है। यस सर, थैंक यू सर। सर एलर्जिक अस्थमा में भी सेम ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या वमन वगैरह बच्चों में? हाँ जी, आप कर सकती हैं, लेकिन एलर्जिक अस्थमा यदि एडल्ट का है तो वहां पर आपको लघु वमन के बाद विरेचन जरूर करा देना चाहिए, या क्लासिकल वमन भी कराती हैं, वमन के बाद विरेचन जरूर करा देना चाहिए। और विरेचन होने के बाद उसमें आप स्वर्ण शुद्धेकर का आप रसायन के रूप में प्रयोग करवाना तो उससे वो चला जाएगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तो रिपीट करता है। कई बार क्या होता है कि पित्त की विकृति से पेशेंट को अस्थमा होता है, तो उसमें सिम्टम्स आएंगे कि जब भी सांस फूलता है तो पेट में जलन होता है, होठ के नीचे या मस्कूड़े में खुजली होने लगता है पेशेंट को, माथे पे पसीना आ जाता है, और मल प्रवृत्ति हो गया, बाथरूम चला गया तो सांस फूलने में आराम आ जाता है। ऐसा कुछ है तो फिर वहाँ विरेचन के बाद शुद्धेकर ऐड करना है और फिर उसके बाद ब्रह्म रसायन या कोई भी रसायन आप क्लासिकल दे सकते हैं तो ठीक हो जाएगा। और यदि वैसा नहीं हो पा रहा है, पेशेंट तो वैसा नहीं अफोर्ड कर पाए या नहीं लेना चाहे, तो ऐसे केसेस में बिना बताए एक छोटा सा वमन और एक मृदु विरेचन के लिए तरीका ये है कि अमलतास दे सकती हैं या पंचकार और पत्तिकर को मिक्स कर दो इक्वल अमाउंट में। रोज रात में पेशेंट को 5 से 10 ग्राम लेने के लिए बोलिए, तो लगातार 15 दिन तक लेगा तो पित्त का रेचन अच्छा हो जाता है। थोड़ी मात्रा में कुटकी मिला देना उसमें, और इसके बाद अगस्त रसायन स्टार्ट कर देना। ठीक है, यदि पेशेंट बहुत दुर्बल है या बहुत आवरण की संप्राप्ति होगी तो वशिष्ठ रसायन यूज कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये रसायन प्रयोग करने से चला जाता है, लेकिन इसको 1 साल तक कराना चाहिए कंटिन्यू, तो फिर फर्दर रिपीट नहीं करेगा, नहीं तो रिपीटेशन होता है इसका। जैसे वासंतिक वमन है, आपने वासंतिक वमन में कराया और पेशेंट को स्टार्ट किया तो अगले साल वासंतिक वमन कराने के बाद तक उसको प्रयोग कराओ, तब जाकर के वो ठीक हो जाता है, फिर रिपीट नहीं करता। जी सर, बच्चे को हाँ जी। मसूड़े में बहुत स्वेलिंग आ जाती है सर, ये जो एलर्जिक अस्थमा वाला पेशेंट है उसको। वही मैंने बोला तो, यदि पित्त उसमें इन्वॉल्व होने लगेगा तो फिर पेशेंट को मस्कूड़े में स्वेलिंग आएगा, पेट में जलन आएगा, ठीक है, या फिर बच्चा दौड़ेगा खेलेगा तो एसिडिटी बनने लगेगी उसको। तो इस तरह के हेतु देख करके हम पित्त का विचार करते हैं, फिर वमन के बाद विरेचन की तुरंत लेना होता है पेशेंट को, और फिर इस तरह का रसायन सेवन कराने से लाभ होता है। अब अगस्त रसायन भी आप देखोगे, यदि कोर्टिकल वगैरह का लोगे तो उसका स्वाद बहुत कस्सा होता है, तो कसैलापन ज्यादा है तो बच्चों को खाने में दिक्कत होती है। पर वैद्य रत्नम का लोगे तो थोड़ा मृदु है। तो अब टेस्ट आप लोग खुद से भी देख करके जो भी आप लोग को ठीक लगे आप लोग प्रयोग करा सकते हो। ठीक है जी सर। हेलो, हाँ जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी। एक बच्चा लड़का है सर 12-13 साल का। उसकी मम्मी की मेन कंप्लेंट है कि वो बैठे बैठे ही सोता है, मतलब लेटे सोते समय तो वो लेट जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो बैठ जाता है और फिर बैठे बैठे सो जाता है। पेशेंट ओबेज है, थोड़ा 59 kg वेट है उसका हाइट के हिसाब से। और दूसरा उसका हिस्ट्री ये है कि उसके बचपन में मतलब एट द एज ऑफ 4 या 5 उसका एडेनेक्टोमी और टॉन्सिलेक्टोमी दोनों भी हो गया। उसको बार बार टॉन्सिलाइटिस और ये सब शायद राइनाइटिस का प्रॉब्लम रहा था, और वो डॉक्टर ने फिर सलाह दी कि उसके निकाल देते हैं। तो निकाल देने के बाद तो नहीं तो मतलब उसकी माँ बता रही थी कि बचपन में उसको फ्रिक्वेंटली फीवर आना और ये सब चलते रहता था, लेकिन अभी फीवर तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन अभी 2 महीना से मेरे पास ट्रीटमेंट ले रहा है तो अभी ठीक है। लेकिन फिर भी उसकी जो मेन कंप्लेंट है कि वो बैठे बैठे सोता है और थोड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप है बच्चा। बाकी पढ़ाई में तो ठीक है लेकिन एकदम से ऐसे खुल के बात नहीं करेगा, और थोड़ा सोशल अभी कोरोना के बाद, कोरोना से भी एक बहुत बार आप इफेक्ट। प्रमेय की चिकित्सा उस पर अप्लाई करो। ठीक है, और जैसे दोस्त कई बार क्या होता है कि ऑपरेट करके निकाल दिया गया बट दोस्त पढ़े हुए तो हैं ही। अब विकृत यदि दोस्त हैं और वो जैसे किसी को फीवर आया पैरासिटामोल खा लिया
तो दोस्त जो बढ़े थे वो तो हैं, जो आम बढ़े हैं वो हैं, बट ज्वर चला गया। तो उस तरीके के केसेस जो होते हैं तो वहां पे हमें नस्य का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई ऑर्गन कट किया और वहां पे जैसे आपने बताया तो कफ का स्थान था, तो वहां नस्य का प्रयोग आप स्टार्ट करो तो पेशेंट में फायदा जल्दी आएगा। और थोड़ा सा पेशेंट के दोस्त नुस्खे का विचार करिए, क्योंकि आपने जो कुछ बताया उसमें दोषों का बहुत खास एनालिसिस नहीं हो पा रहा है। तो या तो आप मुझे डिटेल लिखवा केस भेजना, या फिर आप इस तरीके से करके देखो, प्रमेय चिकित्सा का प्रयोग करो, शायद आपको फायदा मिल जाएगा। प्रमेय की चिकित्सा, ओके। हाँ, प्रमेय रोगाधिकार की चिकित्सा। मैंने अभी अगस्त्य हरित की चालू की है, तो तब से उसको थोड़ा फर्क तो है। अध्ययन वगैरह वो सब तो बच्चों में जो रहता है वो सारे हेतु तो मिलते ही है। पहले तो ज्यादा खेलता नहीं था, अभी खेल भी रहा है, देखिए थोड़ा एक्टिव भी हो अध्ययन गया है ना, तो उसका एक तरीका हाँ। है कि लोलंबाचार्य ने लिखा है, खाना खाने से पहले उसको कोई काढ़ा दे दीजिए 1 गिलास पीने के लिए। जैसे आपने 1 गिलास गर्म पानी में या गुनगुने पानी में, 1 कप गुनगुने पानी में आप कुछ भी जो थोड़ा सा अग्नि को प्रदीप्त करे, जैसे लौंग भास्कर वगैरह डाल करके बोलो कि 1 गिलास पी लो और फिर खाना खाओ। तो खाना खाएगा तो क्या होगा, भूख तो पहले ही सप्रेस हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे कार्य होने लगेगा, पतला होने लगेगा। और अग्निवर्धक आपने उसमें औषधि डाला है तो अग्नि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो धीरे धीरे करके उसमें आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लवण ठीक है फिर भास्कर तो देना है पानी, ओके। हाँ, आप अग्निवर्धन के लिए कुछ भी दे सकती हैं जो आपको उचित लगे। मैंने एक आपको राय दी है कि आप इस तरीके से चित्रकादी वटी वगैरह दी थी, लवंगादी अभी चालू है। आप अच्छा, 200 का देखिए, पेशेंट चूंकि आप देख रहे हैं तो 200 के हिसाब से आपको उसमें हाँ, डिसाइड वो करना होगा। कब यदि पित्त ज्यादा प्रोमिनेंट होगा तो चित्रकादी नहीं काम करेगा, तो हमें अन्य कल्प देखने होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है उसके नस्य हिसाब कौन से सा देना है सर फिर ऐसे केस में? जी। नस्य कौन सा सजेस्ट कर रहे थे सर आप? कोई भी आप नस हल्का तीक्ष्ण नस्य प्रयोग करें। आप उसमें अणुतेल भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सर 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 नेहा मैं जी, शायद एक सवाल और है, क्या ले सकते हैं अभी? इसके बाद हम यही रुकेंगे और आपकी सेवा के लिए ही हम लोगों ने ये कोर्स डिजाइन किया है, जिसकी सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे, मतलब व्हाट्सएप कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की सारी डिटेल्स चैट बॉक्स में दी हैं, वैद्य हर्षल वैद्य जी ने पोस्ट की हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी सारे सवाल हम कोर्स में सर से पूछेंगे, क्योंकि अभी बहुत समय हो गया है और हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी नेहा जी, आपका अंतिम सवाल हम लेते हैं, इसके बाद आज के सेशन को हम रैप करेंगे। सर एक पेशेंट है, उस मेमोरी लॉस का, और उसका ना वेट कम होता जा रहा है, तो हम उसमें क्या दे सकते हैं? मैम ग्रहणी की स्थिति कैसी है, जठराग्नि कैसी है उसकी, और सेरेब्रल एट्रोफी वगैरह कुछ हो रहा है क्या? एक बार आप उनका एमआरआई करा कर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेरेब्रल एट्रोफी वगैरह हो रहा है। यदि ब्रेन उस तरह का है तो वहां पे आपको रेजुविनेट करने के लिए गंधक और अवरक यूज करिएगा, यदि एट्रोफी हो रहा होगा तो। यदि एट्रोफी नहीं हो रहा है, यदि केवल ये प्रॉब्लम आ रही है और बॉडी दुबला पतला होता जा रहा है, तो आप यष्टि मधु को शहद में मिला करके दूध के साथ दीजिएगा, तो रिजल्ट आ जाएंगे। और नहीं तो फिर डिटेल में आप बताइएगा कि क्या है पूरी चीजें, तो बताइए, क्योंकि ये बड़ी बीमारियां हैं। कोई पूछे कैंसर के लिए क्या दे सकते हैं, तो इतनी बड़ी बीमारी है कि उसमें आप कैसे आप बताओगे क्या दिया जा सकता है। वैसा ही है आपका स्मृति, ये उम्र रिलेटेड भी है, अधिघात रिलेटेड भी है, एट्रोफी कारण भी है, छायात्मक संप्राप्ति भी हो सकता है, कई बार आवरण संप्राप्ति हो सकता है, प्रमेय में भी होता है। तो थोड़ा सा तो देखना होगा कि क्या केस है, उसके हिसाब से फिर हम लोग करेंगे। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। और कहते भी हैं कि विद्या ददाति विनयम, आप विद्या के इतने धनी हैं और उतनी ही विनम्रता के साथ, उतनी ही सरलता के साथ आपने हम सभी के सवाल लिए और इतने धैर्य के साथ उन सभी के उत्तर दिए। बाकी आप सभी के जो सवाल हैं उसके लिए आप सर से जुड़े रहिएगा, सारी डिटेल्स टेक्स्ट बॉक्स में है, जरूर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सर आपका पुनः मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी,
बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आज के सत्र में आप जुड़े और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुमूल्य है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ये वक्त, ये पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार फिर हम पलट कर देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वो जो एक सत्र था, वो जो एक सेशन था जिसमें हमें वैद्य मुरली मनोहर सर का सानिध्य मिला था, वो हमारे लिए हमारी लाइफ को एक दिशा देने वाला था। तो कई बार हमें पता नहीं चलता, लेकिन मुझे यकीन है यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि आज हमें दृष्टिकोण मिला है न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर्स को देखने का, मानस डिसऑर्डर्स को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिला है, और दृष्टिकोण ही एक शुरुआत होती है, एक दिशा देता है। तो सर पुनः आपका आभार प्रकट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह आपका मार्गदर्शन हमें रहे, ये हमारी आशा रहेगी। और सर नमस्कार।